स्वरा जैसे ही प्रोजेक्टर के सामने जाती है विराज उसे देख सॉफ्ट हो जाता है। विराज अंधेरे में होने की वजह से उसका कोई रिएक्शन देख नहीं पाता। वही स्वरा अपने प्रोजेक्टर पर अपनी कंपनी की तरफ से अपनी डिजाइन को दिखाने लगती है और डिजाइन को इतनी बखूबी बताती है कि सभी लोग यहाँ तक कि उसके कंपटीटर भी प्रभावित होते हैं। एक तो स्वरा लड़की थी और यह ज्वेलरी डिजाइन स्पेशली एक दुल्हन और उसके फैमिली मेंबर को करनी थी, जिसे इन चीजों को एक लड़की से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। स्वरा के ऐसे समझाने पर वहां पर बैठे लोगों को एक प्रेरणा जरूर मिलता है कि कुछ मामलों में लड़कियों को ही इन सब चीजों में आगे करनी चाहिए। वही जॉन थॉमस काफी प्रभावित हुए थे स्वरा की प्रेजेंटेशन से और राजावत कॉर्पोरेशन की तरफ से उन्हें कुछ ऐसी ही उम्मीद थी। कुछ देर बाद बचे लोग भी अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। वही कुछ देर में पूरे हाल में लाइट ऑन होती है। जॉन थॉमस सभी को संबोधित करते हुए बोलते हैं, हमें आप सभी के आइडिया बहुत अच्छे लगे। हमें जितनी उम्मीद थी इंडिया से उससे भी ज्यादा काबिल लोग पड़े हुए हैं। पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं इतने लोगों में सिर्फ एक या दो लोगों को ही चुन सकता हूं, क्योंकि मैं हर किसी को भी प्रोजेक्ट नहीं दे सकता। आई होप आप सभी लोग इस रिजेक्शन के लिए भी तैयार होंगे। वहां पर लगभग बैठे सभी लोगों को आइडिया हो चुका था कि यह डील किसे मिलने वाली है, क्योंकि उन्हें खुद सामने वाले की डील पसंद आ गई थी। तभी जॉन थॉमस बिना वक्त लगाए बोलते हैं, मैं टाइम को ज्यादा ना खींचते हुए इस डील को राजावत कॉर्पोरेशन को देना चाहता हूं। ये सुनते ही अधिराज के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है। वही विराज जो कब से स्वरा को देखे जा रहा था और विराज को प्रीतम वही बैठे घुरे जा रहा था। इन सबसे बेखबर जब उसके कानों में यह बात पहुंचती है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वह गुस्से में कुछ बोलते ही वाला होता है। तभी जॉन थॉमस बोलते हैं, पर इसी के साथ हम एक निर्णय लेना चाहते हैं। सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो जॉन थॉमस बोलते हैं, जिस हिसाब से मिस्टर विराज दीक्षित ने अपने सैंपल दिखाए हमें उनकी भी आइडिया काफी यूनिक लगी है और हम उनसे भी अपनी ज्वेलरी डिजाइन करवाना चाहते हैं। तो ये प्रोजेक्ट मैं 60% 40% दोनों को देना चाहता हूं। ये सुनते ही विराज के चेहरे पर इतनी खुशी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, पर 40% भी एक बहुत बड़ी बात थी। तभी जॉन थॉमस अधिराज की तरफ घूमते हुए, मिस्टर राजावत क्या आपको इस डील से परेशानी है, क्योंकि हमने आपसे पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम इस डील को दो लोगों में ही चाहेंगे। अधिराज उनकी तरफ देखते हुए, हमें कोई परेशानी नहीं है। ये सुन जॉन थॉमस के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अधिराज की यह कहने पर विराज भी बहुत एरोगेंटली बोलता है, और हमें भी कोई परेशानी नहीं है। कुछ देर बाद वह डील फाइनल होती है। जॉन थॉमस सभी फैमिली वालों की लिस्ट देने का बोल वह कुछ देर में सभी वहां पर लंच कर वहां से चले जाते हैं। वही सभी के चले जाने के बाद लगभग सभी लोग जा चुके थे। तभी अधिराज स्वरा जैसे ही जाने को होते हैं वैसे ही विराज पीछे से आवाज लगता है, स्वरा। स्वरा के कदम वही रुक जाते हैं। तभी विराज स्वरा के पास जैसे ही आने को होता है वैसे ही उसके सामने प्रीतम जाकर खड़ा हो जाता है। ये देख विराज घूरते हुए, अधिराज के चमचे मेरे सामने से हटो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तभी प्रीतम उसे देखते हुए, लेना देना तो मुझे भी तुमसे नहीं है, और वह क्या है ना, जिस इंसान के पीछे जा रहे हो वह इंसान हमारे लिए मैटर करता है। ये सुन विराज घूरते हुए, अपनी यह घटिया से शक मेरे सामने दोबारा मत लाना। ये कह वह जैसे ही स्वरा की तरफ जाने को होता है, स्वरा वहां से जा चुकी थी। ये देख विराज अधिराज के सामने आते हुए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अधिराज राजावत। तुमने इतने साल तक हमें धोखे में रखा, मुझे बिलीव नहीं होता कि तुम स्वरा को अपने पास छुपा कर रखे थे। ये सुनते ही अधिराज एक तिरछी स्माइल के साथ बोलता है, मैं कौन होता हूं किसी को रोकने वाला, जिस इंसान से तुम मिलना चाहते हो जब वह इंसान खुद तुमसे नहीं मिलना चाहता। ये सुन विराज दांत किटकिटाते हुए, अधिराज भूलो मत कि अब मैं वापस आ चुका हूं और जिसे मैं इतने साल से खोज रहा था अब तो वह मेरे सामने है। मैं भी देखता हूं तू कितना दिन तक मुझे रोकेगा। ये सुन अधिराज उसे देख जाते हुए बोलता है, कोशिश करते रह जाओगे। ये बोल निकल जाता है। उन सब के जाते ही विराज पीछे से बोलता है, भूलो मत कि मैं भी विराज दीक्षित हूं और मैं जो कहता हूं वह करके रहता हूं। तभी उसके बगल में जाकर उसका असिस्टेंट मोहित खड़ा होकर बोलता है, विराज सर वह जा चुके हैं। ये सुन विराज उसे घूरते हुए, मेरी भी भगवान ने आंखें दी है। ये बोल वह चला जाता है तो पीछे से मोहित नाक सिकुड़ते हुए, आंखें दी है फिर भी देख नहीं रहे हैं। अमीर लोग के अजीब चोचले। वही कॉलेज में इस समय लंच टाइम में सब बैठे हुए थे। प्रीता भी समय निकालकर अपने एरिया से उन सभी की तरफ आ चुकी थी। तभी सौम्या प्रीता की तरफ देखते हुए, प्रियांशु अब तुम कब तक नाराज रहने वाले हो। ये सुन प्रियांशु सौम्या से कहता है, पूरी जिंदगी। ये सुन आरू उसे घूरते हुए, अच्छा बेटू एक बार तो मुझसे दूर हो जाओ फिर पूरी जिंदगी की बात करना। ये सुन प्रियांशु गुस्से में बोलता है, मेरे साथ एक पल बात किए बिना नहीं रह पाती है और मुझे बिना पूछे उस खड़ूस इंसान से शादी की। ये सुनते ही आरू उसे घूरते हुए, यह बात तुम गलत इंसान से पूछ रहे हो, जाकर यह उस हिटलर से पूछो। फिर थोड़ा रोनी सूरत बनाकर बोली, तुम्हें क्या पता मैं कैसे घुट घुट कर जी रही हूं, यहाँ मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट मिली और मुझे सहारा देने के बजाय तुम ऐसी बातें कर रहे हो। उसकी नौटंकी वहां हर कोई समझ रहा था। तभी प्रियांशु उसे घूरते हुए, पर तुमने जो मेरा दिल तोड़ा उसका क्या। ये सुन आरू आंखें छोटी करके, कौन सा दिल, तेरा दिल तो तेरे पास है, मैं तो अपना ही दिल संभाल लूं, वही बहुत बड़ी बात है। तभी प्रियांशु, तूने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करेगी तो तू उस बागर बिल्ले मेरे बड़े भाई से शादी कर बैठी है। सुन आरू मुंह बनाते हुए, चिल्कर यार बहुत जल्द मैं तेरे उस खड़ूस भाई को डिवोर्स देने वाली हूं, उसके बाद हम दोनों ही साथ फेरे लेंगे। ये बोल वह हंसते हुए अपने हाथ से ताली बजाने के लिए अपना हाथ ऊपर करती है कि सभी उसके इस बात पर उसके हाथ पर ताली मारेंगे। पर कोई उसके हाथों पर ताली नहीं मारता और हर कोई उसे घूर कर ही देख रहा था। ये देख आरू अपना हाथ नीचे करते हुए सिर्फ दांत दिखा देती है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में इस समय अधिराज अपने केबिन में बैठा हुआ था। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। इस समय वह फाइल चेक कर रहा था। वह अपनी मोबाइल उठाकर देखता है तो उस पर कुछ वीडियो आए थे। ये देख उसे खोलता है और जैसे जैसे उस वीडियो को देख रहा था वैसे वैसे उसकी आंखें सख्त होती जा रही थी। ये देख सामने बैठा मैनेजर जो फाइल चेक करवा रहा था, अधिराज की बदलती आंखें देख डर के मारे कांपने लगता है। तभी अधिराज अपने सामने रखे ग्लास को गुस्से में वहीं पर पटक देता है, जिससे वह मैनेजर डरकर वहां से तुरंत बाहर निकल जाता है और मन में एक ही बात, जान रहेगी तो बहुत कुछ कर लूंगा। ये सोच रखते हुए वह वहां से 9-2-11 हो जाता है। वही अधिराज गुस्से में मैसेज, राजावत लगता है आपने मुझे बहुत हल्के में ले लिया है और मेरे बातों का वैल्यूएबल भी नहीं है, पर मुझे अपनी वैल्यू दिखाना आता है। जस्ट वेट एंड वॉच बोलते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी और आंखों में बेहद गुस्सा। वहीं दूसरी तरफ एक होटल में रिया अपने दोस्तों के साथ ट्रीट देने के लिए आई थी, क्योंकि उसकी दोस्त सिया और जूली और एक लड़का जिसका नाम प्रदीप और जैन था वो सभी रिया को जबरदस्ती यहाँ पर लाए थे। श्वेता जी ने पग फेरे के बाद विदाई की रस्म के लिए बात की थी, पर रिया ने राधिका को साफ मना कर दिया था जाने के लिए। उस समय रिया की जीत पर अड़े रहने की वजह से राधिका जी श्वेता को कुछ दिन बाद विदाई करने की बात रखती है, जिससे श्वेता को भी कोई आपत्ति नहीं रहती। वही सभी एक होटल में बैठे अपने लंच को एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक सिया की नजर एक लड़का पर पड़ती है जो वहां पर कांच के बने वाल के उस पार बैठा मीटिंग कर रहा था। वहां पर काफी लोग थे जो सब कुछ आराम से देख रहा था। तभी सिया जूली से बोलती है, यार वह देखना कितना हैंडसम है, मानना पड़ेगा इतनी हॉट बंदे के लिए तो लड़कियां न जाने कितनी 16 सोमवार व्रत रखती होगी। ये सुन जूली उधर देखते हुए, वो तो है तभी तो देख वह सभी लड़कियां कैसे उसके सामने झुकी हुई उसके साथ नजदीक होने की कोशिश कर रही हैं। वही प्रदीप बोलता है, यार हम भी कुछ कम हॉट नहीं है तो हम सभी यहाँ पर लंच एंजॉय करने आए हैं, या तुम सभी लड़कों को ताने। तभी जूली बोलती है, ओ जलन हो रही है कि हम किसी और लड़का की तारीफ कर रहे हैं। या सुन प्रदीप उसे घूमने लगता है। उन सभी की बातों को ध्यान में देते हुए रिया की नजर जब सामने पड़ती है तो उसकी आंखें सिकुड़ जाती है, क्योंकि सामने एक लड़का के पास एक लड़की जाकर उसे कुछ बता रही थी और सामने कई लोग थे, सामने कोई और नहीं अनिरुद्ध था। उसे देख रिया अपने मन में बोलती है, मुझे कुछ ज्यादा ही कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है। ये बोल वह अपने दोस्तों को एक्सक्यूज मी बोल वहां से चली जाती है। वह अंदर जाकर एक पोजीशन पर जाकर खड़ी हो जाती है और सामने अनिरुद्ध की उस लड़की के साथ कई फोटो कुछ इस एंगल से खींचती है कि दोनों में ही समझ आए कि दोनों कितने करीब हैं। कुछ फोटो खींचने के बाद रिया बोलती है, अब बताती हूँ कि रिया राजावत से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन एक कमरे में बैठा हुआ शराब पर शराब पिए जा रहा था, पर उसे तो जैसे चैन तक नहीं था। उसके सामने एक लड़की बैठ बड़े ही सेलेक्टिव तरीके से उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, पर हर्षवर्धन की आंखों में तो एक अलग ही चाहत दिख रही थी।
वो लड़की आकर हर्षवर्धन के शर्ट के बटन खोल उसे आंखों में देखते हुए उसके गर्दन को चूमने लगती है, पर उसने जैसे ही आंखें बंद की उसे फिर से एक चेहरा नजर आता है जिससे वो लड़की को दूर कर देता है और एक जोर से आवाज से चिल्लाता है, ये कैसा नशा चढ़ गया है मुझे, ये बोल वह फिर से शराब की एक गिलास अपने मुंह से लगाकर गले पर उतार लेता है। तभी वह अपने असिस्टेंट को चिल्लाता है तो वह भागकर अंदर आता है। हर्षवर्धन उसे लाल आंखों से घूरते हुए पता चला उसके बारे में। ये सुनते ही असिस्टेंट घबरा जाता है और बोलता है, सर हाँ, हमने उस लड़की के बारे में पता किया है, हमें बस इतना ही पता चला है कि वह लड़की राधिका राजावत की असिस्टेंट अमित ग्रेवाल की बेटी है। ये सुनते ही हर्षवर्धन की आंखों में चमक आ जाती है और वह आंखें बंद कर हंसते हुए बोलता है, हाय रे नशा, मुझे नहीं पता था कि मुझे भी ऐसी बीमारी लग सकती है, इस बीमारी का अंत क्या है मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हें अपने पास चाहता हूँ। ये बोल वह उठकर खड़ा होता है और सामने एक लड़की की फोटो लगी रहती है उसका शरीर पर अपने हाथ फिराते हुए, बहुत जल्द तुम मेरे पास होगी। हर्षवर्धन की बाहों में उसके बिस्तर पर ये बोल वही एक अजीब सी हंसी हंसने लगता है। वही रात का समय, सौम्या के घर का बेल बजता है। सौम्या जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने गिरवाल को देखा वह झुककर रचना का पैर छूती है और फिर सभी अंदर पहुंचते हैं। तभी सौम्या अपनी नजरें इधर उधर करने लगती है तो बरखा बोलती है, अरे मैडम इतना नजरों को इधर उधर मत करिए, अभी टाइम है उनके आने में। क्या ये सुनते सौम्या उसे घूरकर देखती है। उसके बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल की तरफ चले जाते हैं। पूनम सभी से हाल चाल लेती है, उसके बाद डिनर करने के लिए बोलती है। सभी वहां पर बैठते हैं। सौम्या आकर सभी को खाना परोसती है। बरखा भी उनकी मदद करती है। कुछ देर बाद सभी डिनर कर एक हाल में बैठे हुए थे। तभी पूनम कहती है, हमें आरू के बारे में पता चला, हम ये बात करना तो नहीं चाहते थे, पर रचना तुम कुछ गलत मत समझना, मैं भी एक लड़की की मां हूं, मैं भी एक छोटा सा सगाई फंक्शन करके अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करना चाहती हूं। ये सुनते ही रचना मुस्कुराते हुए, इसमें पूछने की बात क्या है पूनम, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि जब इच्छा होगी तब ये चीज हो जाएगी। अब तुमने कह दिया है तो इन दोनों की सगाई होकर रहेगी। पूनम एक गहरी सांस लेकर हमें सिर हिलाती है। उसने जब से सौम्या को चोरी छुपे वैभव से मिलते हुए देखा था और उन दोनों को कहीं साथ जाते हुए ना चाहते हुए भी मन में अपनी बेटी के प्रति एक डर था। ऐसा नहीं था कि वह बेवफा वो गलत समझते थे, पर आजकल की जनरेशन में कब क्या हो जाता है कोई नहीं जानता है। एपिसोड 52 अधिराज टॉर्चर आरू, हम किसी के लिए नहीं बदलेंगे, शिल्पा के ताने। अब आगे राजावत हाउस में रात के डिनर के लिए सभी लोग बैठे हुए थे। वही शिल्पा और पूजा सभी के लिए खाना परोस रही थी। वही आरू अपने कमरे से बाहर आती है। तभी उसे प्रियांशु अपने कमरे से बाहर आता दिखता है। ये देख आरू उसके पास जाती है तो प्रियांशु अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। ये देख आरू जाती है और जबरदस्ती उसके हाथ में हाथ फंसाते हुए उसे खींचते हुए नीचे लाती है और जाकर दोनों एक चेयर पर धम्म से बैठ जाते हैं। तभी आरू पूजा की तरह देखते हुए, चाची आपने क्या आज बनाया है, मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी है। ये सुनते ही सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी दादी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, बेटा आज पूजा ने आपके भी पसंद का खाना बनाया हुआ है। ये सुन आरू मुस्कुराते हुए, थैंक यू चाची। पूजा उसे फ्लाइंग किस करते हुए, आपके लिए कुछ भी। तभी श्रुति बोलती है, और मामा आपने मेरे लिए क्या बनाया है, जब से आपकी यह नई नवेली बहू आई है तब से आपका तो ध्यान बस उसी पर है, मैं तो जैसे कहीं हूं ही नहीं। ये क्या वह आरू उसको घूरती है तो आरू उसे जीभ दिखा देती है। ये देख शिल्पा बोलती है, वाह क्या बात है, क्या क्या सपने हमने देखे थे कि इस घर में बड़ी बहुरानी आएंगी तो हमें भी कुछ किचन से फुर्सत मिलेगा, पर यहाँ तो बहुरानी ऐसी है जो सास के हाथ से ही खाने के लिए लड़ रही है। ये सुनते ही आरू शिल्पा को देखते हुए, क्या आपने हमें कुछ कहा। ये सुनते ही शिल्पा दास पीसते हुए, कितनी समझदार हो तुम, जब तुझे पता है ये बात मैंने तुम्हारे लिए कहा है तो फिर काम भी वैसा ही किया करो। तभी उन्हें राधिका की आवाज आती है, शिल्पा लैंग्वेज सही करके बात करो, वह इस घर की बड़ी बहू है। तभी शिल्पा बोलती है, अच्छा दीदी यदि वह इस घर की बड़ी बहू है तो फिर वह इससे ज्यादा कुछ कह पाती। तभी प्रियांशु बोलता है, मेरे आरू को कोई कुछ नहीं कहेगा, वह इस घर में जैसे रहती थी वैसे ही रहेगी। उसकी यह बात शिल्पा हंसते हुए बोलती है, क्या बात प्रियांशु, बात तो तू ऐसी कर रहा है जैसे ये तेरी बीवी हो और मैंने तेरी बीवी को कुछ कह दिया है। या सुनते ही प्रियांशु दांत दिखाते हुए, वह तो मेरी बीवी ही बनती, पर वह क्या है ना कि आप सभी ने मेरी होने वाली बीवी को किसी और के माथे मर दिया। ये सुनते ही प्रियांशु आरू को देखता है तो आरू भी अपनी आंखें टिमटिमा देती है। तभी शिल्पा उन दोनों को एक दूसरे से इशारेबाजी करते देख मन में बोलती है, पति घर में गायब है और महारानी यहाँ पर नैन मटक्का कर रही है, मैं भी देखती हूँ ये फटीचर कब तक इस घर में रहती है। प्रियु की बात सुन राधिका थोड़ी तेज आवाज में बोलती है, प्रियांशु शायद लगता है कि आपको एक बार में बात समझ नहीं आई, हमने आपसे पहले ही कहा था कि यह आपकी भाभी बन चुकी है और आपको इन्हें उसका मान देना चाहिए। तभी प्रियांशु राधिका को देखते हुए बोलता है, पर मैं कभी भाभी नहीं बुलाने वाला। ये सुन शिल्पा कहती है, हाँ क्यों नहीं, भाभी कहाँ से बुलाओगे जब दिल में घरवाली बनाने का ख्याल हो। ये सुनते ही अमन वहां पर बैठा थोड़े गुस्से में बोलता है, ये सब क्या है शिल्पा, बस करो, क्यों बात का बतंगड़ रही हो। तभी पूजा आरू की थाली में खाना परोसते हुए बोलती है, भाभी मेरे हिसाब से कुछ दिन पहले ही आरू हमारे लिए हमारे बच्चे के ही जैसी थी, एक सिंदूर पर जाने से सामाजिक रिश्ता चेंज हो जाना चाहिए ना कि दिल का रिश्ता। आदित्य जो कब से ये सब सुन रहा था वो बोलता है, माँ आपके घर में बहुरानी नहीं काम करने वाली नौकरानी चाहिए, टेंशन मत दीजिए, मैं जो बीवी खोजूंगा वह आपको अच्छे अच्छे पकवान बनाकर जरूर खिलाएगी, पर नौकरानी की उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए। उसकी यह बात सुन आरू को हंसी आ जाती है। वही राधिका आरू को घुरती है तो आरू चुप हो जाती है। तभी दादी उन सब की बात बढ़ते देख बोलती है, हमने रचना से वादा किया है, इन्हें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी, ये जैसे चाहे वैसे जी सकती है और अभी भी हम इस घर में हैं तो मुझे नहीं लगता है कि जब मुझे परेशानी नहीं है तो किसी और को भी इस मामले में परेशानी होनी चाहिए। सभी उनकी बात सुन चुप हो जाते हैं। तभी दादी बोलती है, राधिका हम चाहते हैं अब शादी तो हो ही गई है तो क्यों ना दोनों जोड़ों को हम अपने एक बार कुल देवता के दर्शन भी करा दे। ये सुनते ही राधिका हाँ में सिर हिला देती है। वही रिया बैठी सब कुछ देख रही थी और वह मन में बोलती है, देखकर लगता नहीं है कि आरू की शादी जबरदस्ती हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं इन सब की मिली भगत है, जानबूझकर कोई प्लान बनाकर मंदिर पर मन पकड़वाया है। उसके मन में आरू के प्रति एक गलत ख्याल पनपने लगते हैं। कुछ घंटे बाद वही आरू इस समय प्रियांशु प्रीता श्रुति के साथ सभी इस समय मूवी देख रहे थे। वही प्रियांशु का चेहरा कुछ उदास सा था। ये देख आरू प्रियु के पास चिपक कर बैठ बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मेरा दोस्त बेगाना हो गया है। ये सुन प्रियु उसे देखता है, आरू उसकी तरफ देख एक स्माइल पास करती है तो प्रियु आरू को अपने पास खींचकर बैठाते हुए बोलता है, अरे मेरी जान ऐसा कुछ नहीं है, तू अपने इस छोटी सी दिमाग में इतना ज्यादा टेंशन मत लिया करो, तुझे अब अपने पति पर ख्याल रखना चाहिए क्योंकि अब तू मैरिड है। ये सुनते ही आरू आंख रोल करते हुए, शायद तूने मेरा फन्ना भूल गया क्या, जिंदगी इधर की उधर हो जाए पर हम कभी किसी के लिए नहीं बदलेंगे। यह आरू और प्रियांशु दोनों एक साथ बोलते हैं फिर हंसने लगते हैं। तभी श्रुति अपनी चिप्स खाते हुए बोलती है, वह तो बेटा बहुत जल्द बदलेगी जब तुझे एक अच्छा खासा सबक सिखाएगा तेरा पति। ये सुनते ही आरू उसे घुरते हुए, तुझे मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या जो तू हमेशा ही अपशगुन की तरह बात करती है। तभी प्रीता जैसे ही टाइम देखती है तो रात के 11:30 बज रहे थे। ये देख तो प्रीता एक गहरी सांस लेकर, आरू अब तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए, भाई तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। ये सुनते ही प्रियांशु के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। तभी आरू कुछ बोलने की होती है, उसके दिमाग से कुछ आता है, अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, पर कल हम इस मूवी को कंटिन्यू करेंगे। ये बोल उस चीज को निकाल लेती है। तभी श्रुति चिल्लाते हुए, पागल लड़की, मतलब तू खुद नहीं देखोगी तो हमें भी देखने नहीं देगी। आरू दांत दिखाते हुए, सही पकड़े। वही आरू जब अपने कमरे में जाती है तो ना चाहते भी उसके अंदर एक अजीब सा डर लगने लगता है, पर वो खुद को मन में मजबूर करती है और अपने कमरे का दरवाजा खोलती है। वो कमरे में जाकर दरवाजा खोल वह जैसे ही पीछे मुड़ती है उसे खांसी आने लगती है क्योंकि कमरे में बहुत सारी धुआं उठ रहा था। ये देख आरू मन में बोलती है, ये कैसा स्मेल है, ये बड़बड़ा खांसने लगती है। वह खांसते खांसते ही जाती है, उसे महसूस होता है कि कोई बालकनी में है। ये देख वह तुरंत अपने पोजीशन में आ जाती है, इधर उधर दिखती है तो एक फ्लावर पॉट को उठा लेती है और उसे ले जाकर धीरे धीरे उसे इंसान के पीछे जाती है। तभी उस बालकनी में जाती है तो उसे एक जानी पहचानी आकृति दिखाई देती है, जिसे देख फ्लावर पॉट रख के गहरी सांस लेकर रखती है। तभी वो देखती है कि सामने बैठा सोफे पर अधिराज एक पैर के ऊपर पैर रखा, शर्ट के आधे बटन खुले सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था। उसके अगल बगल न जाने कितने सिगरेट फेंके हुए थे। तभी यार जाने लगती है पर कुछ सोच फिर वापस जाती है और अधिराज से बोलता है, क्या हुआ, आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं, आपको पता है ये सेहत के लिए कितनी हानिकारक है। वह इतना ही कह पाती है कि उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वह अपने कंधे उचका वापस जाने लगती है। तभी उसे अधिराज की आवाज आती है, कहाँ थी तुम इतनी देर से। उसकी इतनी भारी और ठंडी आवाज सुन एक पल के लिए आरू के पैर जम जाते हैं।
पर खुद को मजबूती दिखाते हुए बोलती है, वह मैं घर में ही थी। ये कह जाने लगती है, तभी अधिराज बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा कुछ अपने पति के प्रति भी फर्ज होना चाहिए। ये बोल वह अपना चेहरा घुमा आरू को देखता है तो आरू उसे ऐसे देख अपने बचपने में बोलती है, मुझे कोई पति वाला फर्ज नहीं निभाना। ये बोल कह जाने लगती है, तभी उसे अधिराज की तेज आवाज आती है, मेरे पास आओ। उसकी इतनी तेज आवाज सुन आरू सहम सी जाती है और वह हिम्मत कर अधिराज की तरफ ना चाहते हुए भी उसकी तरफ कदम बढ़ जाते हैं। वह थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो जाती है, तभी अधिराज तेज से बोलता है, इधर आओ। आरू उसके और पास जाती है तो अधिराज उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास खींचकर गोद में बैठा लेता है और अपने मुंह में भरे हुए सिगरेट का उसके चेहरे पर फूंकने लगता है। आरू खांसने लगती है, तभी अधिराज उसका चेहरा ऊपर कर अपने हाथों में लेते हुए बोलता है, तुम्हें पता है मैं जब तक सीधा हूं बहुत सीधा हूं, पर जिस दिन मैं टेढ़ा होता हूं ना उस दिन मैं किसी को नहीं छोड़ता। ये सुन आरू बोलती है, आपको क्या पता मैं भी बहुत टेढ़ी हूं। वह इतना ही बोल पाती है कि उसके मुंह से एक आह निकल जाती है क्योंकि अधिराज उसके चेहरे को कसकर दबाता है। आरू छटपटाने लगती है, तभी अधिराज बोलता है, जब तक मेरी बात खत्म ना हो उसे सुनना सीखो। मुझे बीच में बोलने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद और मैं अपनी बात दोहराता नहीं। मैंने तुमसे पूछा, मैंने तुम्हें वार्न किया था लड़कों से दूर रहना, पर लगता है तो ये बात तुम्हारे भेजे में समझ नहीं आ रही। ये कह उसके गालों को कसकर दबाने लगता है कि आरू की आंखों में आंसू आ जाता है और वह अपना हाथ छोड़ते हुए गुस्से में रोते हुए बोलती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं किसी से भी बात करूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। वह इतना ही कह पाती है कि अधिराज एक हाथ उसकी कमर पर रख उसे कसकर दबाता है, जिससे आरू के मुंह जोर से चीख निकल जाती है। एपिसोड 53 अधिराज का हौसली किस करना, पैशनेट किस, आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। अब आगे आरू के बहस करने पर अधिराज उसके चेहरे पर अपने हाथों को रख कसकर दबाता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। आरू का शरीर बहुत ज्यादा सेंसिटिव था, जिस वजह से उसे थोड़ा से भी दबाव से उसके बॉडी पर लाल लाल निशान पड़ जाते थे और यहाँ तो अधिराज उसके साथ बहुत हासी पेश आ रहा था। आरू की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वह रोते हुए बोलती है, आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सुन अधिराज हंसने लगता है, उसकी हंसी ऐसी थी जिसे सुन एक पल के लिए उसके अंदर डर की लकीर खींच जाता है। तभी आरू बोलती है, आप ऐसे मत हंसिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनते ही अधिराज जो हंस रहा था वह अचानक से आरू के बालों को एक झटके से पकड़कर अपने पास खींचते हुए बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें जो नहीं पसंद वह मैं करूंगा? आरू दर्द से रोते हुए अधिराज के हाथों को अपने बालों से हटाने की कोशिश करते हुए बोलती है, क्योंकि आप मेरे पति हो। ये सुनते ही अधिराज गुस्से में उसका चेहरा अपने पास करते हुए, यदि मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हें अपने पति की बात माननी चाहिए। ये कह वह अपने हाथ आरू की कमर में डालकर काफी बेदर्द से मसलने लगता है। उसे उस वीडियो में उस लड़के का कमर में हाथ डालना याद आता है जो आयु के कॉलेज में हुआ था। अधिराज जिसने आयु के पीछे अपने गार्ड को लगाया हुआ था, कॉलेज में हुए सारे कांड को उसके बॉडीगार्ड ने एक वीडियो बनाकर उसको भेजा था। जब अधिराज ये सब देखता है तो आंखें उसकी गुस्से से लाल हो जाती है। उसे उस लड़के का आरू का कमर पकड़ना और अपने पास खींचना याद आ रहा था। अधिराज की इतना बेदर्दी तरीके से पकड़ने से आरू रोते हुए बोलती है, मैं तुम्हारी इस हरकत को पूरे फैमिली वालों को जरूर बताऊंगी। ये सुन अधिराज बोलता है, क्या क्या बताऊंगी तुम मेरी फैमिली को? ये सुनते ही आरू रोते हुए, यही कि आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे और मुझे टॉर्चर कर रहे थे। ये सुनते ही अधिराज का पारा हाई हो जाता है और वह आरू को अपने और पास खींचते हुए, अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती और टॉर्चर का नाम दे दिया है तो क्यों ना मैं तुम्हें अच्छे से टॉर्चर करूं। ये बोल आरू के हिलते और कांपते हुए होठों को देख रहा था, जिसे महसूस कर आरू नाम से हिलाने लगती है। यह महसूस होते ही अधिराज अपने होंठ उसके होठों पर रख देता है। उसके ऐसा करते ही आरू की आंखों से आंसू आ जाता है। अधिराज आरू को अपने पास खींचते हुए उसके साथ जबरदस्ती किस करने लगता है। उसके ऐसा करते ही आरू को बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि अधिराज उसके होठों को बुरी तरह से काट रहा था, जिस वजह से उसके होठों से ब्लड भी आ गया था। अधिराज उसे एक पल के लिए खुद से दूर कर बोलता है, इसे कहते हैं जबरदस्ती, और किस करने लगता है, जिससे आरू छटपटा जाती है और खुद को अधिराज से छुड़ाने के लिए छटपटाते हुए वो उसके होठों पर काट लेती है, जिससे अधिराज उसके होठों को छोड़ता है तो आरू झट से उठकर बैठ जाती है। अधिराज जैसे ही उसकी तरफ कदम बढ़ाता है वैसे ही आरू एक जोर से चांटा उसके गाल पर मार देती है। उसके ऐसा करते ही अधिराज की आंखें आग उगलने लगती है और वह उस गुस्से में बोलता है, व्हाट द हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चांटा मारने की? वह इतना ही कह पाता है कि आरू उसे उंगली दिखाते हुए, मुझे कमजोर समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मुझे जानते नहीं कि मैं क्या क्या कर सकती हूं। सुनते ही अधिराज गुस्से में आरू को खींचते हुए उसे बिस्तर पर धकेल बोलता है, तो चलो आज मैं भी जान ही लेता हूं कि कौन कमजोर है कौन नहीं, और मैं ये भी देख लेता हूं कि आखिर तुम कर क्या सकती हो। यह अपने शर्ट की बटन खोलने लगता है। ये देख आरू डर से हालत खराब हो जाती है और वह इधर उधर देखते हुए निकलने की सोचती है। वह जैसे ही वहां से उठकर जाने की होती है वैसे ही अधिराज उसके हाथ को पकड़ उसको धक्का देते हुए बिस्तर पर गिरा देता है और उसके ऊपर आते हुए बोलता है, बहुत शौक है ना तुम्हें छोटी छोटी बातों को जबरदस्ती का नाम देने का, तो अब मैं तुम्हें बताता हूं जबरदस्ती क्या होता है। ये कह वह उसके हाथों में हाथ फंसा उसके होठों पर होंठ रख देता है और उसे रफली किस करने लगता है। उसके ऐसा करने से आरू की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं तो वही अधिराज अपने होठों का दबाव उस पर बनाने लगता है और आरू का दम घुटने लगता है। वही अधिराज उसके एक हाथों को पकड़ ऊपर कर वह उसकी कमर से लेकर थाई को सहलाने लगता है, जिसे महसूस कर आरू कांपने लगती है। वही अधिराज लगभग 10 मिनट की किस बाद वह उसके होठों को छोड़ उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगता है। अधिराज आरू को दर्द देना चाहता था, शायद वह अपना डर आरू के अंदर बनाए रखना चाहता था, क्योंकि आरू जितनी अपने आप को समझदार समझती थी उससे कहीं ज्यादा वह ना समझ थी। उसे दुनिया के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। अधिराज उसे जबरदस्ती कर उसे डराना चाहता था और उसका गुस्सा भी आज आरू की हरकत पर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि आरू का तरीका लोगों को सबक सिखाना उसे पसंद नहीं था। आरू लोगों को अपने करीब कर उसे टॉर्चर करती थी, पर यही उसकी लोगों के करीब करने की आदत अधिराज को नहीं पसंद थी। वह आरू के साथ जबरदस्ती जरूर इन्वॉल्व हुआ था, पर धीरे धीरे ही आरू की करीबी में बहते चला जा रहा था। आरू का ये पहला एक्सपीरियंस था और अधिराज का इस तरह से जबरदस्ती करना उसे दर्द दे रहा था। वह आरू की पूरे बॉडी पर किस करने लगता है। आरू छटपटाते हुए बोलती है, छोड़ो मुझे, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी ऐसी वैसी हरकत करने की सोची ना तो तुम जानते नहीं मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, और ये तुम्हारे जो बाल बचे हैं ना उनको भी मैं गंजा कर दूंगी। ये बोलते हुए ही वह रोने लगती है। उसे खुद नहीं पता था वह क्या कह रही थी। वही अधिराज जब ये सब सुनता है तो उसे गुस्से में घूरने लगता है और वह ऊपर खिसक कर आरू के गालों को अपने हाथों में भर उसके होठों को छूता है तो आरू की चीख निकल जाती है। तभी अधिराज उसे बोलता है, आइंदा से मुझे और मेरी बातों को ध्यान रखना। ये बोल वह झुककर उसे किस करने लगता है, पर इस बार अधिराज के किस में कोई गुस्सा नहीं था बल्कि एक सॉफ्टनेस थी। जहां आरू रोते हुए उसे कुछ बोलने ही वाली थी पर अधिराज के इस एक्शन से वह जम सी जाती है। अधिराज उसके हाथों को एक हाथों में फंसा दूसरे हाथ उसकी कमर पर अपने हाथ को बड़े ही सेडेक्टर चलाते हुए वह उसे बड़े ही सॉफ्टली किस कर रहा था। वह ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। वही आरू आंसू भरी आंखों से अधिराज को देख रही थी। तभी अधिराज उसे एक लांग किस के बाद उसे अपने होठों से रिहा करता है और आरू को देखता है जिसकी आंखें बंद थी और रोने की वजह से उसके पूरे चेहरे पर आंसू था। अधिराज के रुकने पर आरू एक लंबी लंबी सांस लेने लगती है। वही अधिराज आरू के सीने पर सर रख उसे कसकर जकड़ लेता है। आरू खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारती है पर कोई फायदा नहीं। उसे अधिराज का ऐसा दो तरफ बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। अभी कुछ देर पहले एक अधिराज था जो है हैवान की तरह उसे पेश आ रहा था और अब उसे बहुत प्यार से पेश आ रहा था और बच्चों की तरह उसे लिपटकर सो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। वो स्ट्रगल करना छोड़ देती है और अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए अपनी आंखें बंद कर सिर्फ एक ही बात बोलती है, साले का मच्छर की औलाद, तेरी वजह से ही ये मुझे पनिशमेंट मिली है। तू कल कॉलेज में दिया ना जाइयो, नहीं तो मैं तेरी भर्ता नहीं बना दी, तो मेरा नाम भी आरू नहीं। एपिसोड 54 आरू अधिराज को किस और बाइक अधिराज आरू पर वो आक्रमण। अगली सुबह अधिराज का कमरा। आरू की नींद उसके लगातार फोन बजने की वजह से उठती है। आरू आलस भरी आवाज में उठती है तो देखती है बिस्तर पर कोई नहीं होता। ये देख वह फिर से सोने जाती है। तभी उसे पिछली रात की हरकतों के बारे में याद आता है। यह महसूस होते ही उसके आंखों में नमी आ जाती है, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक गुस्सा उतर जाता है। तभी उसका फोन एक बार फिर से बजता है तो वह अपने कॉल पर देखती है तो एक अननोन नंबर था जिसे देख वह तुरंत उठकर बैठ जाती है और जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। वह कॉल रिसीव करती है तो उधर से एक कड़क और भारी आवाज आती है, लगता है आप अपनी शादी में इतनी बिजी हो गई कि आपको अपना मिशन तक भूल चुकी है। ये सुनते ही आरू थोड़े गुस्से में, यह आप क्या कह रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपना मिशन भूल चुकी हूँ? इस समय आरू वह मासूम आरू तो देख ही नहीं रही थी। तभी उधर से एक आदमी की थोड़ी गुस्से में आवाज आती है, अगर ऐसी बात है तो अब तक मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था वह मिला क्यों नहीं? ये सुनते ही आरू बोलती है, क्या ये हलवा है जिसमें चीनी पानी डाला और फटाक से बन गया?
अरे मुझे अजगर के बिल में डाले हो तो मुझे भी कदम तो फूंक फूंक ही रखना होगा ना। ये सुनते ही उधर से आवाज आती है, अगर ऐसी बात है तो रोमांस करते समय भी फूंक फूंक कदम रखना। ये सुनते ही आरू की आंखें बड़ी हो जाती है और थोड़ी चिढ़ते हुए, क्या आपने मुझ पर अपनी नजर बनाए रखी है? वो शख्स बोला, तुम जैसे बेवकूफों पर नजर बनाना पड़ता है, नहीं तो कब कहां कौन सा कांड कर दे उसका कोई पता नहीं। अब उसी नजर रखने में मुझे तुम दोनों का रोमांस भी दिख गया। ये सुनते ही आरू गुस्से में बोलती है, अब हमारा पति है तो अपनी पत्नी के साथ रोमांस नहीं करेगा तो क्या भजन करेगा? ये सुनते ही उधर से एक ठंडी आवाज आती है, वह तो मुझे दिखा कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ कितने जानवरों की तरह प्यार से पेश आ रहा था। ये सुनते ही आरू गुस्से में चिढ़ते हुए, मुझे कुछ दिन में इन्फॉर्मेशन मिलते ही मैं सेंड कर दूंगी, यह बोल कॉल कर देती है और गुस्से में बाथरूम जाते समय बड़बड़ाते हुए बोली, साला सबको हम ही दिखते हैं, कोई उधर से हमको नचा रहा है तो कोई इधर से। अपना भी समय आएगा, सबको बारी बारी देखूंगी। यह बोल वॉशरूम में चली जाती है, पर कोई था जो उसे अपनी गहरी नजरें बनाए रखा था। वही नीचे थोड़ी चहल पहल थी। रिया अपने कमरे से बाहर निकलती है और प्रीता को आवाज लगाती है, प्रीता मेरी कॉफी बन गई क्या? ये बोल वह जाकर दादा दादी के पास सोफे पर बैठ जाती है। प्रीता उसको उसकी कॉफी देती है तो वह उसे एक नजर देख अपनी कॉफी लेकर एक सीप लेती है, पर सामने बैठे इंसान को देख उसके मुंह से उसकी कॉफी निकल जाती है और वह खांसने लगती है। तभी दादी उसकी पीठ सहलाते हुए, क्या हुआ, आराम से कॉफी पियो। धीरे धीरे सभी लोग डाइनिंग एरिया में आने लगते हैं। वही प्रीता एक कप कॉफी ले जाकर सामने बैठे उस इंसान जो कोई और नहीं अनिरुद्ध बैठा रहता है उसे देते हुए बोलती है, जीजू आपकी कॉफी। ये देख अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए थैंक यू बोल वह उस कॉफी को लेकर पीते हुए बोलता है, क्या बात है प्रीता, आप कॉफी कितनी अच्छी बनाती है। ये सुन प्रीता मुस्कुरा देती है। वही रिया ये सब देख मन में बोलती है, तुम्हारा तो भंडाफोड़ में बहुत जल्द करने वाली हूं, जस्ट वेट एंड वॉच। तभी आदित्य अपने कमरे से आता है और अनिरुद्ध के पास बैठते हुए, वैसे भाई आई मीन जीजू, अब तो हमारा रिश्ता भी काफी चेंज हो गया है, मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? ये सुनते ही अनिरुद्ध अपनी कॉफी पीते हुए रिया को देखते हुए बोलता है, जो रिश्ता सबसे ज्यादा सूटेबल लगता हो वह मुझे बुला सकते हो और मुझे कहीं दूर से यह नया रिश्ता दिख नहीं रहा है। आदित्य की बातें सुन सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें अनिरुद्ध की बातों का मतलब साफ समझ आ रहा था। तभी राधिका जी भी वहां पर आते हुए बोलती है, रिश्ता सूटेबल हो या ना हो पर रिश्ता अपने आप में ही एक बंधन होता है जिसे इंसान चाहे या ना चाहे उसे निभाना पड़ता है। ये सुन रिया के हाथ कप पर उसकी मुठिया कट जाती है। तभी ऊपर से आरू नीचे आते हुए बोलती है, चाहे वह रिश्ता भले ही जबरदस्ती का थोपा गया हो, चाहे उसे निभाने के लिए उसकी इच्छा हो या ना हो। ये बोल वह उन सभी के बीच में जाकर बैठ जाती है। सभी की नजर आरू पर जाती है। आरू ने इस समय एक ब्लैक कलर की शर्ट और एक जींस कैरी किया हुआ था, पर देखने की बात यह नहीं थी कि उसने क्या पहना था, देखने की बात यह थी कि उसके होंठ काफी सुजे हुए दिख रहे थे। सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। आरू की दशा देख सभी को कहीं ना कहीं समझ आ जाता है। वही प्रीता जैसे ही ये सब देखती है वैसे ही आरू का हाथ पकड़कर उससे बोलती है, चलो हम किचन में जाते हैं, कुछ काम है। ये क्या उसे जबरदस्ती खींचते हुए किचन में ले जाती है। वही श्रुति भी उसके पीछे पीछे जाती है। प्रीता उसे किचन में ले जाती है तो वहां पर पूजा भी पहले से ही मौजूद थी। तभी पूजा की नजर जाती है तो वह हैरान होकर बोलती है, आरू क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारे होठों पर क्या हुआ है? शायद पूजा ये बात समझती थी पर फिर भी उसने यह बात पूछा, शायद वह आरू के मुंह से कुछ दूसरा चीज सुनना चाहती थी। पर आरू ने बड़ी मासूमियत से बोला, क्या हुआ चाची, मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ। तभी पीछे से श्रुति बोलती है, तेरे होठों को देखकर लगता है तुझे एक बड़ा सा कीड़ा ने बड़ा बेदर्दी से काटा है। ये सुनते ही प्रीता और पूजा दोनों ही श्रुति को घूरने लगते हैं तो श्रुति मासूम सा फेस बना लेती है। तभी आरू उसे घूरते हुए, जैसे तुझे बड़ा पता है कि। ये सुनते ही श्रुति बोलती है, आप सभी को क्या मैं बच्ची दिखती हूँ, मुझे सब कुछ पता है। ये बोल वह आरू को एक आंख मार देती है। वही आरू बड़ी मासूम सा फेस बनाकर, नहीं चाची, वह मुझे मेरे होठों पर चोट लग गया था, मैं बाथरूम में जा रही थी, मेरा पैर फिसल गया और बेसिन से चोट लग गया। आरू की लॉजिकल बात सुन किसी को समझ नहीं आता कि आरू आंखें छुपा क्यों रहे हैं। आरू सभी के चेहरे का रिएक्शन देखती है तो मन ही मन खुश होते हुए बोलती है, अब बताती हूँ, जब खुद को शर्मिंदा होना पड़ेगा सभी के सामने ना तब अपनी करनी का पछतावा होगा, इसे कहते हैं नहले पर दहला। वही बाहर अनिरुद्ध ने भी यह सब देख लिया था और वह अधिराज को मन ही मन में गाली दे रहा था, साला अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा, आखिर अपनी औकात दिखा ही दिया, बेचारी मासूम सी बच्ची। वही कुछ देर बाद अधिराज जो अपने जिम में गया था वहां से वह रेडी होकर नीचे आता है। तभी राधिका उसे रोकते हुए बोलते हैं, अधिराज हमें आपसे कुछ बात करनी है। ये सुन अधिराज कुछ नहीं बोलता, वह जाने लगता है तो राधिका की तेज आवाज आती है, ये हमारा आदेश है। ये सुनते ही अधिराज के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। अधिराज पीछे मुड़ता है तो सभी उसे घूर रहे थे, खासकर की दादी देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है। तभी किचन से आई हुई उसकी नजर आरू के ऊपर पड़ती है और उसके हुलिये को देख उसे समझते देर नहीं लगती है, सब आरू ने अपनी चालाकी दिखाई है। वही अधिराज राधिका के सामने बैठ जाता है। वही धीरेन्द्र विक्रम सभी लोग आ जाते हैं। तभी अधिराज बोलता है, क्या हुआ, जो भी बात करनी हो जल्द से जल्द बताएं, मेरे पास टाइम नहीं है। ये सुनते ही दादी गुस्से में बोलते हैं, क्या तुम्हें एक लड़की के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए ये पता नहीं है? वह तुम्हारी बीवी है और तुमने उसके साथ ऐसी हरकतें की। अधिराज गुस्से में तिरछी नजरों से आरू को देखते हुए, अब मुझे अपनी बीवी के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए ये सब आपसे पूछकर करना चाहिए क्या? दादाजी आपके साथ सब कुछ किसी से पूछकर करते थे। उसकी बेशर्मी सुनते ही धीरेन्द्र जी को खांसी आ जाती है और वह उसे घूरते हुए उठकर वहां से चले जाते हैं। वही दादी गुस्से में अधिराज को घूरने लगती है। वही अधिराज घूरते हुए, अब जब आप लोगों के पास कोई धन का सवाल हो तो पूछना नहीं, तो मेरा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, बोल वह जाने लगता है। तभी वह रुकता है और आरू का हाथ पकड़ खींचते हुए बाहर लेकर चला जाता है। कोई कुछ कह नहीं पाता। वही उसके चले जाने के बाद राधिका रिया से बोलती है, रिया जाओ, जाकर तैयार होकर आओ, अनिरुद्ध आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं। ये सुन रिया कुछ कहने वाली होती है पर राधिका उसे घूरती रहती है तो रिया पैर पटकते हुए रिया अपने कमरे में चली जाती है। वही अधिराज आरू को खींचते हुए बाहर अपने कार में धकेलकर बैठता है और खुद कार में बैठ वहां से चला जाता है। वही यह सब नजारा ऊपर खड़ा प्रियांशु देख रहा था। ये सब देखते हुए प्रियांशु बोलता है, क्या सच में भाई आरू के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आरू किसी मुसीबत में है? ये बोल वह भी नीचे आता है और अपना बैग लिए बाहर चला जाता है। तभी पीछे से श्रुति और प्रीता भी निकल जाती है। वही अधिराज अपनी गाड़ी तेज से चलाते हुए लेकर निकल जाता है। वही आरू चिल्लाते हुए, गाड़ी पहले रोको यार, इतनी तेज गाड़ी कौन चलाता है? ये कि वह उसकी स्टीयरिंग व्हील को पकड़ गाड़ी रोकने लगती है। अधिराज को इरिटेशन होने लगती है तो वही जगह गाड़ी रोकता है। उसकी गाड़ी रोकते ही वह आरू की तरफ अपना चेहरा करता है और उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है। उसकी ऐसा करते ही आरू अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी अधिराज उसका चेहरा ऊपर कर बोलता है, क्या तुम सच में इतनी पागल हो या पागल बनने का नाटक करती हो? ये सुनते ही आरू अपनी एक आंख खोल उसे देखने लगती है और उसे घूरते हुए बोलती है, नहीं मैं पागल हूं, नहीं मैं पागल बनने का नाटक करती हूं, पर आपने जो मेरे साथ किया मैंने किसी को बताया भी नहीं, वह तो खुद सभी समझ रहे थे। ये सुन अधिराज गुस्से में उसे घूरते हुए, तुम्हें पता है ना तुम्हें पनिशमेंट किस चीज की मिली है? ये सुन आरू अपना चेहरा घुमा लेती है। तभी अधिराज फिर से उसका चेहरा अपनी तरफ मुड़ता है और थोड़ी तेज आवाज में, मैंने कुछ पूछा मिसेज आरू? अधिराज सिंह राजावत। ये सुनते ही आरू अधिराज को देखने लगती है। तभी अधिराज उसे देखते हुए घूरने लगता है तो आरू बोलती है, हाँ मुझे पता है कि मुझे लड़कों से दूर रहना है, आए पर एक मिनट पर मैं ही क्यों दूर रहूं, आप तो हमेशा लड़कियों से चिपके रहते हो। ये सुन अधिराज उसे घूरने लगता है तो आरू मुंह फुलाते हुए, मुझे सब कुछ पता है, मैं बेवकूफ नहीं हूं। ये सुनते ही अधिराज चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है और वह बोलता है, मुझसे लड़कियां सिर्फ चिपकी ही नहीं रहती, बहुत कुछ करती है मेरे साथ। वह इतना ही का पता है। तभी आरू उसे घूरने लगती है और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलती है, कितनी लड़कियों के पास गए क्या किया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे अब किसी भी लड़की के पास आप नहीं चाहिए। आरू अपनी चीज किसी के साथ शेयर नहीं करती तो मैं खुद का पति कैसे शेयर करूंगी? आफ्टर ऑल इकलौते पति है मेरे। ये बात आप कान खोलकर सुन लो। ये क्या? वह अधिराज के चेहरे को देखने लगती है जिसके चेहरे पर एक स्माइल थी। वही आरू उसे देखते हुए चुपकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देती है और उसे जबरदस्ती अपने होठों को दबाते हुए किस करने लगती है। वह किस कम और वह उसे काटने की कोशिश ज्यादा कर रही थी। शायद वह अपने पनिशमेंट का बदला ले रही थी। लगभग 1 मिनट के बाद ही आरू गहरी गहरी सांस लेने लगती है तो अधिराज उसके कमर में हाथ डाल खुद के पास खींच उसे किस करने लगता है। तभी अचानक एक ग्लास की आवाज आती है जिसे सुनते ही आरू डरकर अधिराज से चिपक जाती है। वही अधिराज जैसे ही कान से बाहर देखता है उसकी गाड़ी को घेर कम से कम 5 से 6 गाड़ियां खड़ी थी। ये देख अधिराज की आंखें छोटी हो जाती है। वही आरू जब ये सब देखती है तो अधिराज के सीने से डरकर चिपक जाती है। एपिसोड 55, तुझे मौत तो नहीं दे सकता पर दर्द तो दे ही सकता हूं। आरू का गनशॉट शक।
अब आगे अचानक बाहर देखने पर जब आरू देखती है कि 5 से 6 लोगों की गाड़ियां उसकी गाड़ी को घेर के रखी है और एक ब्लास्ट की आवाज से वह अधिराज के सीने में चुप सी जाती है। वही अधिराज की आंखें छोटी हो जाती है। अधिराज ने जल्दबाजी में आरू को खींचकर राजावत विला से गाड़ी से निकल चुका था और इस वजह से उसके साथ फिलहाल के लिए नहीं वैभव था नहीं उसकी गार्ड पर जो समझ चुके थे अधिराज के बाहर निकलते ही वह भी उसके पीछे लग गए थे। पर उनसे पहले जो अधिराज पर अपनी नजर कब से गिराए बैठे थे और एक मौका की तलाश में थे वह मौका मिलते ही वह अधिराज को फॉलो करते हैं। वही अधिराज की गाड़ी रुक देख सभी उसे घेर लेते हैं। तभी उन गाड़ियों में से एक आदमी बाहर निकलता है। उसके हाथ में एक बड़ी सी राइफल होती है। वह अपनी गाड़ी की बोनट पर बैठकर वह अधिराज के ऊपर अपने बंदूक तान मुस्कुराते हुए उसके सामने बैठा हुआ था। उस आदमी को देखते ही अधिराज की गुस्से की सीमा नहीं रहती है। अधिराज गाड़ी से बाहर निकलने लगता है पर उसे आरू अपने पास खींच लेती है। यह महसूस होते ही अधिराज उसे सिर पर बैठाता है तो आरू नाम में सिर हिलाती है। तो अधिराज उसकी आंखों में देखकर बोलता है, मुझे कुछ नहीं होगा, बस तुम इस गाड़ी से बाहर नहीं निकलोगी और यह मेरा ऑर्डर है। ये बोल उसे घूरते हुए उसे जबरदस्ती अपना हाथ उससे छुड़ाता है। वही आरू आंसू भरी आंखों से अधिराज को देख रही थी। अधिराज अपने कदम गाड़ी से बाहर निकलता है और सामने खड़े इंसान के सामने गाड़ी की बोनट के पास खड़े होते हुए एक पैर गाड़ी पर टिकाकर खड़ा होते हुए बोलता है, विश्वा राजपूत, बहुत सालों बाद तुम्हें देखना हुआ। ये सुन विश्वा जो बंदूक तान खड़ा हुआ था वह अपनी बंदूक को अपने पास खड़ा करते हुए बोलता है, बहुत दिनों बाद मिलना तो होगा ही ना, आखिर तुम बिल में जो छुप कर बैठ गए थे। अब जब तू बाहर आया है तो मुझे अपना कसम भी तो पूरा करना है ना। ये सुन अधिराज के भाव थोड़े सख्त हो जाते हैं और वह उसे घुरते हुए बोलता है, इतनी हिम्मत किसी में नहीं है जो अधिराज के ऊपर एक आंख तक उठा सके और तुम तो मुझसे दुश्मनी निभाने की बात कर रहे हो। मैं जिस दिन दुश्मनी निभाने पर आया उस दिन तुम्हारा साम्राज्य हिला कर दूंगा। ये सुनते ही विश्वा जोर जोर से हंसने लगता है। तभी उसकी गार्ड बंदूक ताने अधिराज की पूरी गाड़ी को कवर कर लेते हैं। तो विश्वा लगाकर हंसते हुए बोलता है, मौत सिर पर तांडव कर रहा है और डायलॉग फिल्मों के जैसा। वैसे यह छमिया कौन है जिसे कार में चिपक कर लिप लॉक कर रहे थे? सुना है काफी अयाश किस्म के आदमी बन चुके हो, तो जरा मुझे अपनी अयाशी के नमूने से भी मिला दो। ये सुनते ही अधिराज गुस्से में एक कदम बढ़ाते हुए, औकात में रहो अपनी। वह अपनी एक कदम बढ़ाता ही है कि जितने भी बॉडीगार्ड थे उसके ऊपर धड़ाधड़ बंदूक ताने खड़ा हो जाते हैं। तभी सामने विश्वा जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, मेरी औकात तो इतनी है कि तू एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा है और मेरी औकात जाननी है तुझे। ये सुनते ही अधिराज हंसते हुए बोलता है, तेरी औकात तो मुझे तभी पता चल गई जब तू मुझसे लड़ने के लिए इतने सारे चमचे लाया है। अरे मर्द है तो अकेले लड़के दिखाओ। ये सुन विश्वा के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वह अपनी बंदूक वहीं पर रख अपने शर्ट की स्लिप को ऊपर करते हुए अधिराज के पास आता है और उसके ऊपर एक लात मारता है। पर वह लात मार पाता कि अधिराज एक साइड हो जाता है और वह लात कार की बोनट पर जा लगता है। पैर का वार इतना तेज था कि एक बार के लिए गाड़ी हिल जाती है जिससे गाड़ी के अंदर बैठी आरू की एक चीख निकल जाती है। तभी अधिराज हंसते हुए, आज भी तेरा कुछ नहीं हो सकता, क्यों बच्चों जैसा खेल खेलता है जब तुझे आता ही नहीं। ये सुनते ही विश्वा अधिराज की कॉलर पर अपने हाथ रख देता है और उसके कॉलर पर हाथ कसते हुए बोलता है, साला का इंसान, चाहूं तो तेरा अभी गला दबा दूं आज और अभी तेरा राम नाम सत्य हो जाए। ये सुनते ही अधिराज उसे गुस्से में घुरते हुए कॉलर पर से हाथ हटा, पर विश्वा उसे अपनी जलती हुई आंखों से ही घूर रहा था। ये देख अधिराज उसके गले पर हाथ रख कसकर दबाकर उसे झटक देता है जिससे विश्वा 2 कदम दूर हो जाता है। तभी विश्वा अपनी बंदूक उठा अधिराज के सीने पर रख बोलता है, बोला था मैंने तुझे इस शहर में वापस मत आना, जिस दिन तू मेरे सामने आया तू गलती से भी देखा गया उस दिन तेरा मुझसे कॉम डाउन शुरू हो जाएगा। ये बोल अपने गार्ड को इशारा करता है। अधिराज जो अपनी एक कदम आरू की तरफ बढ़ाता तो विश्वा अधिराज को बंदूक की नोक पर बोलता है, तेरा एक कदम और तेरे उस गाड़ी में बैठी फुलझड़ी की गोली आर पार। तभी गार्ड उस कार का दरवाजा खोलते हैं जो आरू दुबक कर सब कुछ देख रही थी। तभी एक गार्ड आरू को देखते हुए बोलता है, ए लड़की निकल बाहर। गुप्त निकलती है या हम तुमको घसीट कर बाहर निकाले। उसका ऐसा बोलना ही था कि अचानक वह गार्ड दूर जा गिरता है। यह महसूस होते ही अधिराज के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है। वही आरू गाड़ी से बाहर निकलते हुए उसे गार्ड को एक लात और मारते हुए बोलती है, साले मुझे की औलाद, तुम लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। ये कह वह उसे एक लात और मारती है। तभी दूसरा आदमी उसके पास आते हुए, अरे वो छोरी, लगता है तुझे आज ही मरने का इरादा है। ये वो बोलता ही है। तभी आरू उसकी तरफ घूमते हुए उसकी बंदूक खींच उसी के ऊपर लगाकर बोलती है, मेरी तो मौत का पता नहीं साले का, पर लगता है तुझे आज ही मरना है। तेरे घर में तेरी मां बहन है कि नहीं? ये सुनते ही वह गार्ड की जान हलक में आ जाती है और वह हमें सिर हिला बोलता है। तो आरू गुस्से में बोलती है, तो क्या बोलता है तू अपनी बहन मां को? वह गार्ड हकलाते हुए मां को मां और बहन को चुटकी ही बोलता हूं। तो आरू गुस्से में चिढ़ते हुए, तो तू मुझे जब भी देखियो हमरा को सिर्फ मुझे चुटकी बुलाए और वह भी इज्जत के साथ। ये बोल उसके हाथ की बंदूक उसकी तरफ उछाल लेती है। वह गार्ड उस बंदूक को देख ही रहा था। तभी आरू उसके सामने उसकी गोलियां दिखाते हुए बोलती है, लानत है न जाने कौन सा बुड़बक तुम लोगों को गार्ड बनाया है, जिसके गार्ड को एक बंदूक तक संभालनी नहीं आती। तभी आरू अपने हाथ छाड़ते हुए अपना सिर घुमाती है कि उसकी नजर अधिराज और विश्वा पर जाती है। विश्वा को देखते ही आरू कांपते हुए जाकर अधिराज के पीछे छुप जाती है। विश्वा जो कब से मुंह फाड़े आरू को ही देखे जा रहा था और खुद को गाली जो आरू उसे अनजाने में ही दिए जा रही थी। अब भाई उस गार्ड का मालिक तो वही था जिसे उसने बुड़बक कहा था, पर अब ये क्या, ये तो अभी झांसी की रानी बन रही थी अचानक मासूम सी लड़की। ये तो गिरगिट से भी ज्यादा जल्दी रंग बदलती है। और यह कौन सा बवाल बम है जो बाहर से तो पूरी नाजुक कली पर अंदर से एकदम कड़क। आरू अधिराज के पीछे छुपते ही उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वह आरू को घूरते हुए विश्वा बोलता है, बाहर निकल नहीं तो तेरे इस आशिकी पर खच्चे उड़ा दूंगा। वह इतना ही बोल पाता है तभी वहां पर 4 से 5 गाड़ियां और पहुंच जाती है और उसमें से वैभव और भैरवी बाहर निकलते हैं और पीछे से अधिराज के गार्ड भैरवी विश्वा को देखते हुए बोला, साला कमीना ये सुधरेगा नहीं। ये बोल वह गार्ड जो अधिराज के ऊपर बंदूक तान थे भैरवी को देखते ही वह कपकपा से जाते हैं और वह इतने कांपने लगते हैं कि बेचारे सबके हाथों से बंदूक ही छूट जाता है। ये देखते हुए ही विश्वा गुस्से में उन्हें घुरते हुए एक एक गोली उनके पैरों पर मारते हुए बोलता है, नालायक कहीं कि कहीं और जाकर अपना मुंह काला करो। ये बोल वह गुस्से में अधिराज को घूरने लगता है। तभी अधिराज तिरछी स्माइल के साथ, तुम्हारा गार्ड मेरे एक गार्ड का तो सामना कर नहीं सकते और तुम मेरा सामना करने चले हो। अभी तक तुम मेरे सामने जिंदा खड़े हो, इसकी पर एक वजह है कि मैं तुझे मार नहीं सकता क्योंकि मैंने किसी से वादा किया है। तभी विश्वा अपनी उंगली दिखाते हुए, तूने किसी से वादा किया होगा पर मैंने नहीं, तेरी मौत मेरे हाथों से ही लिखी है। ये सब कहते हुए उसकी नजर आरू पर जाती है जो पीछे से उसे झांकते हुए अपनी उस नीली नीली आंखों से उसे घुरे जा रही थी। ये देख ना जाने क्यों विश्वा के अंदर एक अजीब सी झंझनाहट हो जाती है। वह मन में बोलता है, ये पीदी सी लड़की मुझे ऐसे क्यों घूर रही है। पर विश्वा उसे इग्नोर कर उस पर अपनी बंदूक जैसे ही तानता है। तब तक वैभव उसके सामने आते हुए, विश्वा तुम्हें जो भी बात करनी हो दूर से बात करो। तभी विश्वा अपनी बंदूक की ट्रिगर दबाते हुए, अगर तुझे भी इसके साथ ही मरना है तो मुझे वह भी मंजूर है। ये बोल जैसे ही ट्रिगर दबाने जाता है यही पर भैरवी उस बंदूक को एक लात मारकर अपने हाथों में लेकर उसके ऊपर तान देता है। तभी भैरवी बोलता है, लगता है तुम्हें आज मर के ही वापस जाना है। विश्वा उसे घुरते हुए, तुम तो अपनी जुबान बंद करो साले का, अनाथ कहीं के। खुद की तो परिवार का ठिकाना नहीं है और दूसरे के परिवार को बचाने का ठेका ले रखा है और वैसे भी खुद की औकात तो एक नौकर के जैसे है और बात को एकदम मालिकों जैसा कर रहा है। उसकी यह बात सुन भैरवी उसे देखते हुए, नौकर हूं इसलिए अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं और फिलहाल में मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपने बॉस की तरफ उठने वाला एक भी हाथ उसे उखाड़ कर फेंक दूं। तभी अधिराज को महसूस होता है कि आरू की शर्ट को कोई खींच रहा है। ये देखते ही अधिराज आरू का हाथ पकड़कर उसे ले जाते हुए बोला, शायद इस बार तेरा नसीब है जो तू बच गया, अगली बार मेरे सामने आया तो अपनी जिंदगी जहन्नुम जरूर पाओगे। ये बोल वह आरू को खींचते हुए ले जाता है पर अगले ही पल एक बंदूक से गोली की आवाज गुजरती है। आरू पीछे देखती है तो विश्वा अपने हाथों को पकड़ अधिराज को गुस्से में घूर रहा था। तभी आरू की नजर अधिराज पर जाती है जिसके हाथों में इस समय एक छोटा सा गन था। अधिराज उस धुएं को मुंह से फूंकते हुए बिना देखे विश्वा को बोलता है, तेरी मौत जरूर मेरे हाथों नहीं लिखी है पर इसका मतलब यह नहीं कि मेरे कॉलर को पकड़ने वालों को मैं इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। मौत तो नहीं पर तुझे दर्द तो दे ही सकता हूं। ये बोल वह आरू को लेकर चला जाता है। वही विश्व गुस्से में अभिराज को देखते हुए फिर बारी बारी से भैरवी और वैभव को घूरते हुए अपनी गाड़ी में बैठ निकल जाता है। ये सब देख वैभव एक गहरी सांस लेकर भैरवी से बोलता है, तब इन दोनों की दुश्मनी खत्म होगी। कौन कह सकता है, एक समय ये दोनों एक दूसरे के लिए जान देने वाले जिगरी यार थे और आज ये बोल ही वह चुप हो जाता है क्योंकि उसकी नजर भैरवी पर थी। आखिर भैरवी भी तो वही था
ये बोल वह भैरवी के कंधे पर हाथ रखता है तो भैरवी उसका हाथ झटकते हुए, मेरे अंदर ऐसी कोई इमोशन नहीं है जिसको तुम सब कंट्रोल कर सको, ये बोल वह चला जाता है। उन सभी के चले जाने के बाद एक आदमी जो छुपकर सबका वीडियो बना रहा था, वह वीडियो वह किसी के पास भेजता है और फोन करके बोलता है, सर वह दोनों फिर से आमने सामने आए थे और एक दूसरे के खून के प्यासे लग रहे थे। ये सुनते ही उधर से वह आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। वह आज की वीडियो देखता है जिस वीडियो में दोनों आमने सामने थे। वही वीडियो में आरू भी आई थी, पर आरू का चेहरा नहीं दिखता। वीडियो जिस एंगल से लिया गया था उसे एंगल से आरू पीछे से थी। ये देख वह आदमी बोलता है, तो अधिराज सिंह राजावत क्या कहा था तुमने, तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं है, पर मुझे तो ये सब देखने में कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। अब मजा आएगा असली खेल खेलने में। अधिराज अपनी गाड़ी एक जगह रोकता है और आरू की तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने गन चलानी कहां से सीखी है। आरू जो एक बड़ी सहमी सी कार में बैठी थी, अधिराज की बात सुन वह हैरानी से अधिराज को देखने लगती है। एपिसोड 56, श्रुतिका भैरवी की परेशान करना, मोनिका की बेइज्जती, प्रियांशु आरू की जोड़ी। अब आगे अधिराज के यह पूछने पर कि उसने गोली चलनी कहां से सीखी, आरू जो बेहद डरी सहमी और मासूमियत से बैठी हुई थी वह अचानक अधिराज को देखने लगती है जो उसे ही घूर रहा था। ये देख वह हकलाते हुए बोलती है, वह मैं। वह इतना ही कह पाती है कि अधिराज उसे देखते हुए बोलता है, मुझे वह में नहीं उसका जवाब सुनना है। ये देख आरू अपनी दांत दिखाते हुए बोलती है, वह मुझे शूटिंग आती है। अधिराज अपनी भौवें उठाते हुए, और तुमने शूटिंग कहां से सीखी। आरू हकलाते हुए, वह हमारे कॉलेज के समय मैंने कुछ आर्मी ट्रेनिंग दी गई थी जिसमें कि मैं ये चीज सीखी थी। अधिराज उसे बुरी तरीके से घूरता है तो आरू उसे देखते हुए, आप चाहो तो भाई से पूछ सकते हो और आप मेरे प्रियो से पूछ सकते हो। मेरे प्रियो ये सुनते ही अधिराज का पारा तो चढ़ता है, पर फिलहाल के लिए वह अपने आप को शांत करता है और कुछ ही देर पर आरू के कॉलेज पर उसे छोड़ देता है। आरू जैसे ही उतरने वाली होती है अधिराज उसके हाथों को पकड़ लेता है। उसके हाथों की पकड़ इतनी तेज थी कि आरू दर्द से नम आंखों से उसे देखने लगती है तो अधिराज अपनी बात पर दांत पीसते हुए बोलता है, मेरी बात को हमेशा याद रखना, मुझे बार बार यह बात कहने ना पड़े। और फिर थोड़ा उसे अपने पास झुकाते हुए बोलता है, तुम मेरी वाइफ हो और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी वाइफ के करीब कोई जाए। ये बोल वह उसके गालों पर एक किस कर उसे छोड़ देता है। आरू तुरंत बाहर भाग जाती है। उसके भागने की स्पीड देख अधिराज के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तभी आरू फिर से आती है, उसके पास आकर का दरवाजा खोल उसे दांत दिखाते हुए अपना बैग खींचती है और फिर लेकर निकलकर भाग जाती है। ये सब इतनी जल्दी करती है कि एक पल के लिए तो अधिराज भी चकरा जाता है कि यह लड़की करने का क्या वाली है। उसके चले जाने के बाद अधिराज खुद को कंट्रोल कर बोलता है, रिलैक्स अधिराज। वह सामने देखते हुए बोलता है, तुमने ये ठीक नहीं किया, मेरे ऊपर हमला किया ना, अब इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। ये बोल कार चला देता है और किसी को फोन कर बोलता है, उस पर अपनी बराबर नजर रखे रहना। वह निकल जाता है और उसी के पीछे दो गाड़ियां और निकल जाती है। वही आरू जब कॉलेज में पहुंचती है तो इस समय क्लासेस शुरू हो चुकी थी। ये देख वह रोनी सूरत बनाते हुए, अगर आज मैं इस अंकल की वजह से मुझे किसी ने भी कुछ सुनाया ना तो मैं पक्का इसे गंजा कर दूंगी, यह बोल अपने बैग लेकर अपने क्लासरूम में दाखिल होती है। पहली क्लास ममता में इतिहास का ही था। जब आरू ममता को देखती है तो वह गहरी सांस लेकर मन में बोलती है, ये चुड़ैल जरूर कुछ ना कुछ करेगी, यह मुझे अंदर से गट फीलिंग आ रही है। तभी ममता उसे देखते हुए, आए रानी साहिबा, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। ये सुन आरू मुस्कुराते हुए, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई, पर आपकी बातें दिल में कांटे की तरह चुभ रही है। उसकी बातें सुन क्लास में सभी लोग ठहाके लगा देते हैं। तभी ममता अपने डेस्क को टेबल पर जोर से पटकते हुए साइलेंट। सभी क्लास में एकदम सन्नाटा छा जाता है। ममता का पारा थोड़ा हाई हो गया था और वह आरू को और पनिशमेंट देने के लहजे में बोलती है, अब जब तुमने यहाँ पर इतना लेट की है तो तुम्हें पूरी क्लास के टाइम खड़ा होना होगा, जब तक कि मेरे पीरियड खत्म नहीं हो जाते। ये सुन आरू उन्हें घूरते हुए, मेरे पैरों में काफी दर्द है और मैं नहीं खड़ा हो पाऊंगी। उसकी इतनी बहसबाजी देख ममता उसे घूरते हुए, तो फिर तुम्हारी कंप्लेंट में तुम्हारे प्रिंसिपल से करूंगी और तुम्हें रिस्ट्रिक्ट करवा कर रहूंगी। ये सुन आरू उन्हें देखते हुए बोलियत भरे लहजे में, कुछ नया बोलो, मैं क्या हमेशा रिस्ट्रिक्ट करवाने की धमकी देती हो, आपको जो करना है आप कर लीजिए। ये बोल वह जाकर अपने सीट पर बैठ जाती है। ममता का चेहरा काला पड़ जाता है और उसे अब पढ़ाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि एक तरीके से पूरे क्लास में उसकी बेइज्जती हो गई थी। ये समझ वह वहां से तुरंत निकल जाती है। उसके जाते ही सौम्या उसे घूरते हुए, आरू तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आओगी, यह क्या हरकत है, मैं से यह बात करने का कौन सा तरीका है। ये सुन आरू और उसे घूरते हुए, तूने नहीं देखा वह कैसे बात कर रही थी। यार माना कि लेट हो गया, पर सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, रोज थोड़ी ना क्लास में लेट आती हूँ, तभी प्रियु तुझे लेट क्यों हुआ है, तू तो मुझे भी पहले कॉलेज के लिए निकली थी। आरू उसके कंधे पर सर रखते हुए, मेरी फूटी किस्मत की मेरी शादी इन राजावत के घर पर जुड़ी। साले इतने बड़े बिजनेसमैन होकर पैसा तो कमा लिया, पर साथ साथ में न जाने कितने ज्यादा दुश्मन पाल बैठे हैं। अब तो मुझे अपने सिर पर हमेशा तलवार लटकती हुई दिख रहा है। ये सुनते ही प्रियांशु उसे घूरते हुए, मोहतरमा जी राजावत को जो आप प्यारी प्यारी शब्दों से नवाज रही है, उस राजावत परिवार का छोटा प्रिंस हूं मैं। ये सुनते ही आरू उसे देखते हुए, कहाँ है प्रिंस, कौन सा प्रिंस, मुझे तो कोई प्रिंस नहीं दिख रहा है। ये बोल वह इधर उधर देखने लगती है। उसकी ऐसी बातें सुन प्रियो उसे घूरते हुए उसके बाल खींच देता है। यह महसूस होते ही आरू की चीख निकल जाती है और वह चिल्लाते हुए बोलती है कि तूने मेरा बाल खींचा, तुझे पता है मेरे बाल खींचने में कितना दर्द होता है। ये क्या उसे अपने बैग से मारने लगती है। उन दोनों को लड़ाई करते देख वही बरखा और सौम्या दोनों सर पड़कर चुपचाप हो जाते हैं। तभी क्लास में मोनिका बड़े स्टाइल के साथ चलते हुए क्लास में आती है और सभी को देखते हुए बोलती है, हेलो स्टूडेंट। उसकी ऐसे बोलने पर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। अब भाई मोनिका तो थी अच्छे खासे घराने की और चेहरे से भी ठीक ठाक थी। अब जब मेकअप इतना लिपापोती करेगी तो ढंग का तो दिखना ही है। बॉडी भी एकदम हॉट टाइप की। लड़के तो उसके ऊपर लड्डू हुए रहते थे, वही लड़कियां तो उसकी चमची बनी रहती थी। उसके आते ही सभी उसकी तरफ देखते हुए बोले, हाय मोनिका। मोनिका एक नजर पूरे क्लास पर घुमाते हुए, गाइस हमें कुछ समय बाद हमें ऑडिटोरियम में जाना है। ये सुनते ही सभी के चेहरे पर थोड़े एक्सप्रेशन अलग हो जाते हैं, जिसे देख मोनिका बोलती है, यार चल करो, जहां तक मुझे लगता है हमारा रुका हुआ एनुअल फंक्शन के बारे में ही बात करने वाले हैं। ये सुनते ही सभी खुश हो जाते हैं। भाई कॉलेज में एक तरफ से पार्टी डांस नाच गाना होगा, वही मोनिका मिस ग्रेवाल आपको प्रिंसिपल ऑफिस पर बुलाया गया है। ये सुन आयु अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए बोलती है, ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता है कि मुझे वहां जाना है। ये सुनते ही मोनिका हंसते हुए, कितने शर्म की बात है, यहाँ तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल ऑफिस में होती है और तुम्हें तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आए दिन गुंडागर्दी करती हो तो फिर बदतमीजी है। सुनते ही प्रियु भड़कते हुए बोलता है, मिस मेकअप की दुकान, अब जब तुम इतनी शहद की जैसी मीठी हो तो किसी को तो तीखा बनना पड़ेगा ना। वो क्या है ना, प्रकृति का नियम जानती हो ना, हर चीज होना चाहिए जिससे बैलेंस बना रहे। अब तुम जैसे इतनी शरीफ लोग हैं तो हमें ही बिगड़ना पड़ेगा ना। ये सुनते ही मोनिका चिपसी जाती है, पर खुद को कंट्रोल कर वह बेहद धीमी से बोलता है, मिस्टर राजावत, मेरे हिसाब से आपको ऐसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए जो आए दिन क्लास में तमाशा करती रहती है। आखिर इसका प्रभाव आपके भी रेपुटेशन पर पड़ेगा। प्रियांशु, जिससे मोनिका अच्छी तरह से जानती थी कि वह राजावत परिवार का छोटा बेटा है। अब मोनिका के भी पापा एक बिजनेसमैन थे तो वह इतना तो जानती ही थी और वह तो प्रियांशु को अपने झांसे में भी लेना चाहती थी, पर उसका शिकार तो कोई और ही था, पर था राजावत बिला से ही। ये सुनते ही प्रियांशु आरू को अपने पास खींचते हुए बोला, क्या तुम मुझे अपाहिज बनाना चाहती हो। या सुनते ही मोनिका उसे हैरानी से देखते, नहीं मिस्टर राजावत, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वह कुछ बोल पाती तभी प्रियांशु बोलता है, तुम यदि किसी इंसान से उसकी दो आंखों में से एक आंख मांगोगी, दो हाथ पैर से एक हाथ पैर मांगूंगी, तो बताओ मैं तुम्हें कैसे दे दूं। ये सुनते ही मोनिका ना समझी में क्या मतलब। तभी प्रियांशु आरू को अपने पास खींचते हुए बोलता है, यह मेरी एक आंख है, एक हाथ है, एक पैर है, बताओ अगर तुम इसे मुझसे अलग कर दोगी तो भला मैं अपाहिज हुआ ना। ये सुनते ही मोनिका गुस्से से भर जाती है और मन ही मन बोलती है, ये लड़की हर मर्दों को फंसा कर रखती है। और फिर वह वहां से जाते हुए बोलती है, तुम सभी यार ऑडिटोरियम में आ जाना। ये बोल वह वहां से गुस्से में पैर पटकते हुए चली जाती है। राजावत विला में राधिका को अब तक इस बात की खबर मिल चुकी थी। उसके सामने इस समय भैरवी भी खड़ा था। भैरवी राधिका का दाद था, या इसे अलग शब्दों में एक गुलाम कह सकते हैं, जो राधिका के अलावा वह किसी की बात नहीं मानता था। उसका अधिराज के प्रति बस एक ही जिम्मेदारी थी, उस पर आने वाले खतरों को बचाना।
पर बात वह सिर्फ राधिका को मानता था। अब ऐसा क्यों था वह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। वही राधिका उसे देखते हुए बोलती है, भैरवी तुम्हें अच्छे से पता है कि ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। एक दर्द देगा तो दूसरा मानना चाहेगा। इन दोनों के झगड़े का असर वह तीसरा उठाएगा और तुम्हें इस बात का खास ख्याल रखना है। और फिर उसे जाने का बोलती है। उसके जाते ही राधिका बोलती है, धीरे धीरे सांप मिल में बैठे लोग बाहर आ रहे हैं। विश्व तुम एक ऐसे इंसान हो जो अधिराज को एक कड़ी टक्कर दे सकता है, पर तुम्हें रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है, तुम्हारी कमजोरी। वही भैरवी सीढ़ियों से नीचे जा रहा था, तभी अचानक उसके सामने कोई आता है तो उसके कदम रुक जाते हैं। सामने खड़ी श्रुति जो आज कॉलेज नहीं गई हुई थी, वह अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से भैरवी को देख रही थी। ये देख भैरवी साइड होकर जाने लगता है तो श्रुति उसके बाजू को पकड़ उसके बाजू को दबाते हुए, भैरवी तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं, आखिर ऐसा क्या खाते हो जो तुम्हारी बॉडी ऐसी बनी है। ये सुन भैरवी भी कुछ नहीं बोलता तो श्रुति उसकी पूरी बॉडी को छूने लगती है जो इतनी ज्यादा टाइट थी, वह उसे दबाने की कोशिश करने लगती है। भैरवी एक रोबोट की तरह था जो किसी से भी बातें नहीं करता था और श्रुति को उसके साथ ऐसा करने में बहुत मजा आता था और वह हमेशा भैरवी को इस चीज के लिए परेशान करती थी। भैरवी बिना कुछ रिएक्ट करे वह श्रुति के हाथ नीचे करता है और जाने लगता है। तभी श्रुति पीछे से उसके ऊपर चढ़ते हुए, मुझे नीचे ले चलो। तभी भैरवी उसे गुस्से में नीचे उतार देता है और वह वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही श्रुति गुस्से में बोलती है, तुम कितने बदल गए हो, पहले तो मुझे अपने पीठ पर लेकर घूमते थे, अब तो ऐसे हो गए हो जैसे कोई रोबोट। जाओ, मैं भी तुमसे बात नहीं करती। यह बोल उसकी आंखों में एक बूंद आंसू आ जाता है और वह अपने कमरे में चली जाती है। एपिसोड 57। आरू को जब फील होता है कि कोई उसके पीछे है पर वह उसे इग्नोर करती है अपना वाहन समझकर, पर अगले ही पल उसे फिर से लगता है जैसे उसके पीछे कोई है। तभी वह अपने मेहंदी भरी हाथों को लिए ऊपर उठाई जा ही रही थी, तभी कोई उसकी कमर से पकड़कर खींच लेता है पास के ही कमरे में। अचानक सामने से आरू को गायब होता देख पीछे जो परछाई उसके पीछे चल रही थी वह अचानक वहां से चली जाती है। आरू किसी के ऐसे खींचे जाने पर हड़बड़ा जाती है और वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, कौन है बे, हाथ हटा, पहले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से पकड़ने की। ये बोल वह अपने हाथ छुड़ाने लगती है क्योंकि जिस इंसान ने उसे पकड़ा था उसके हाथ को जोर से पकड़ दीवार से लगाया था। आरू चिल्लाते हुए बोलती है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, तुम जैसे पापी को अपनी जान ही गंवानी है तो भला मैं क्या ही कर सकती हूँ। ये बोल वह अपने पैरों को उस इंसान के प्राइवेट पार्ट पर मारने ही वाली होती है, तभी वह इंसान अपने एक पैरों को उसके बीच में लगा देता है, जिससे आरू के पैर रुक जाते हैं और साथ में उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है क्योंकि उस इंसान का इस तरह से पैर के बीच में पैर डालना वह उसके और भी नजदीकी का एहसास कर रही थी। तभी वह इंसान उसके पास आते हुए बेहद धीरे और सर्द आवाज में बोलता है, डोंट मूव अदरवाइज उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। न जाने उसकी आवाज में ऐसा क्या था कि आरू चुपचाप एकदम खड़ी हो जाती है। नहीं तो अब तक दूसरा कोई होता तो उसके साथ क्या कर चुकी होती। उसको शांत खड़ा देख वह उसके हाथों को छोड़ उसकी कमर में हाथ डाल देता है जिससे आरू के हाथ हवा में ही झुल जाते हैं। वह इंसान जो कोई और नहीं अधिराज था वह उसके और पास आ जाता है। उसके माथे पर अपना माथा रख गहरी गहरी सांस लेने लगता है जैसे वह खुद को कंट्रोल कर रहा है। शायद वह आरू के प्रति अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था और वही आरू को अपने चेहरे पर वही सांस महसूस होती है। जब वह नशे में थी यह महसूस होते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वह कुछ बोलने वाली होती है तभी अधिराज उसकी कमर को और जोर से पकड़ अपने पास खींच लेता है और उसको पलट खुद दीवार पर टिक जाता है और आरू को अपनी बाहों में भाल लेता है। न जाने क्यों आज पहली बार उसे यह सुकून मिल रहा था जिस सुकून को वह छोड़ना नहीं चाहता था और आरू उस इंसान के इतने पास होने से वह अपने शरीर में गनगनाहट को महसूस कर पा रही थी। वह मन में बोलती है, ये तो वही महक है जो उस दिन क्लब में, यानी कि सच में वो था, ना कि कोई सपना। ये समझते ही आरू एक्साइटेड होते हुए उस इंसान के गले लग जाती है और वह उसे पकड़ लेती है। आरू के अचानक इस एक्शन से अधिराज भी हैरान हो जाता है। वह तो आरू को यहाँ पर सजा देने के लिए आया था, न जाने क्यों उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था आरू का इस तरह से कपड़ा पहनना और सभी के सामने इतना ओपनली और फ्री होकर नाचना, क्योंकि आरू के प्रति लोगों की गंदे कमेंट्स सुन न जाने क्यों उसे अपने दिल में एक चुभन और आंखों में गुस्सा उतर आता है। वह वहां से चला जाता है तभी वह आरू को फिर से उन्हीं कपड़ों में देखता है और आरू इस समय ब्लैक रंग की शर्ट पहनी हुई थी जिसमें उसकी अच्छी खासी उसकी कमर दिख रही थी और ब्लैक कलर का वही पेंट था जिस पर उसने डांस किया था। ये देख उसको गुस्सा आ जाता है और वह उसे पकड़ खींच लेता है, पर अपने पास आने से उसके करीबी महसूस करते ही वह उसे कुछ कह नहीं पाता और जो सुकून उसे मिलने लगता है उस सुकून को महसूस करने लगता है। पर आरू का उसे गले लगाना उसे हैरान कर जाता है और साथ में गुस्सा कि आरू क्या किसी को भी इस तरह से गले लगाती होगी। ये सुनते ही वह आरू से कुछ कह नहीं पाता है तभी आरू एक्साइटेड होते हुए, क्या तुम सच में हो, क्या तुम डेविल हो। ये सुनते ही अधिराज की आंखें छोटी हो जाती है और वह अपने आवाज को जितना नरम कर सकता था बोलता है, डेविल किसने कहा कि मैं डेविल हूँ। तभी आरू मुंह बनाते हुए, जैसे तुम उस दिन मेरे पास आए थे ना वैसे मेरे सपने में मेरा डेविल भी आता है और तुम्हें पता है ये बोलती है 1 मिनट। वह अचानक जोर से चिल्लाती है, बरखा, सोमू, प्रिया। उसकी इतनी तेज चिल्लाने से अधिराज उसके होठों पर अपने हाथों को रख देता है और थोड़े गुस्से में चिल्ला क्यों रही हो। तभी आरू बोलती है, तुम्हें पता है डेविल, किसी को भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ कि तुमने मुझे किस किया था। ये सुनते ही अधिराज की आंखें छोटी हो जाती है और वह बोलता है कि तुमने यह बात सबसे बताया। आरू बड़ी मासूमियत से हाँ में सिर हिलाती है। कमरे में अंधेरा था और गलियारे से रोशनी खिड़की के जरिए अंदर अच्छी खासी आ रही थी। अधिराज दीवार की तरफ था पर आरू के चेहरे पर पूरी रोशनी पड़ रही थी। तभी अधिराज कहता है, यू नो समथिंग शुड नॉट बी टोल्ड। तभी आरू कहती है, मैंने सबको बताया और सबको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। फिर अपनी चमचमाती आंखों से अधिराज को देखते हुए, क्या तुम मुझे फिर से किस करने वाले हो। ये सुनते ही अधिराज की आंखें छोटी हो जाती है। ऐसा पहली बार था जो कम शब्दों में बात करने वाला इंसान वह आरू की बकबक को सुन रहा था और वह उसे सजा देने आया था और वह वहां उसकी मासूमियत में खोया था। अधिराज इस समय अपने पर्सनैलिटी के बिल्कुल उल्टा था। अगर कोई इसमें अधिराज को ऐसे देखा तो बिलीव नहीं कर पाता कि यह वही इंसान है जो दुनिया और लोगों की नजर में इतना बेरहम और एरोगेंट और जल्लाद इंसान है, जो अपने दुश्मनों पर थोड़ा भी रहम नहीं खाता। तभी अधिराज उसके कमर पर अपनी पकड़ कसकर उसे अपने पास खींचते हुए, व्हाई डू यू वांट मी टू किस, क्यों तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूं, क्या तुमने मेरे किस को एंजॉय किया था। ये सुनते ही आरू बोलती है, अरे नहीं बुद्धू, वह मैं ये कहने वाली थी अगर तुम मुझे इस बार फिर से किस करना तो इस बार मेरे होठों पर बाइट जरूर करना, प्लीज डेविल किस के साथ मुझे बाइट भी करना। ये सुनते ही अधिराज उसे कसकर पकड़ते हुए, और तुम्हें ये बात किसने बताई। तभी आरू मासूमियत से बोलती है, मैंने जब सभी को बताया कि मुझे किसी ने किस किया और वह भी जबरदस्ती। तो मेरी बहन बोलती है, यदि जबरदस्ती कोई किस करता है तो या तो होंठ सूज जाते हैं या तो लिपस्टिक बिखरी होती है या तो कट लग जाती है। ये सुनते ही अधिराज आरू को ध्यान से देखने लगता है। वह ये देखना चाहता था क्या सच में आरू इतनी मासूम है या मासूम होने का नाटक कर रही है। वह बहुत ध्यान से आरू के चेहरे पर आते जाते हुए भाव को देख रहा था। तभी अधिराज बोलता है, यदि मैं तुम्हें इस बार किस करूंगा तो क्या तुम सबसे जाकर यह बात बताओगी। आरू अपने दांत दिखाते हुए, बताऊंगी नहीं दिखाऊंगी। ये सुनते ही अधिराज अपनी आंखें बंद कर लेता है और आरू को अपने सीने से लगा लेता है। ये सब वह क्या कर रहा था उसे खुद ही नहीं पता था और वही आरू जो खुद को किसी के पास आने से वह उसकी हालत बद से बदतर कर देती थी, पर वह इस इंसान को दूर नहीं कर पा रही थी। तभी अधिराज उसके गालों को अपने हाथों में लेते हुए, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। आरू बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ ना में सिर हिलाती है। तो अधिराज पूछता है, क्यों। तभी आरू बोलती है, मैं किसी से नहीं डरती क्योंकि मैं बहुत ब्रेव हूं। पर वह इतना ही कह पाती है कि अधिराज उसके चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए, पर तभी आरू अपना थूम करते हुए, मुझे सिर्फ एक इंसान से डर लगता है, तुम किसी से बताना मत। उसकी मासूमियत देख अधिराज भी हाँ में सिर हिलाता है जैसे उसके साथ ही बच्चा बन गया हो। तभी आरू बोलती है, पता है इस घर में एक बहुत बड़ा राक्षस और जल्लाद रहता है। तभी आरू बोलती है, वह कुछ सालों से यहाँ पर नहीं रहता था पर वह फिर से आ गया। तुम्हें पता है उसकी वह लाल आंखें कितनी ज्यादा डरावनी है। जब भी मैं उसको देख लेती हूँ तो मुझे रात के सपने में भी वह डरावनी आंखें आती है। ये सब बोलते ही यार हल्की सी कांपने लगती है। अधिराज आरू को अपने और पास लेते हुए उसके गालों पर अपने होठों फिराते हुए बड़े धीरे से बोलता है, क्या नाम है उसका जो तुम्हें डराता है। तभी आरू उससे दूर होकर उसे देखते हुए धीरे धीरे से, नाम लो वह जो हिटलर है ना, मेरा मतलब वह राधिका राजावत उनका बड़ा बेटा। ये सुनते ही अधिराज आरू को घूरकर देखने लगता है। तभी अधिराज बोलता है, और भला तुम्हें उससे डर क्यों लगता है। आरू उसके आगे कुछ बोल पाती तभी बरखा की आवाज आती है, आरू कहाँ है तू।
ये सुनते ही आरू बोलती है, चलो चलो मैं तुम्हें मिलवाती हूँ बरखा से। ये बोल वह उसे खींचने लगती है, पर तभी बरखा के बुलाने से वह उसे बरखा को बुलाने के लिए गैलरी में जाती है। बरखा उसे देख बोलती है, तेरा दिमाग खराब है, इतनी रात को तू क्या भूतों चुड़ैलों की तरह घूम रही है? मैं तुझे यहाँ कब से पिछले आधे घंटे से खोज रही हूँ। ये तू कमरे में क्या कर रही है? तभी आरू उसका हाथ खींचते हुए, चल मैं तुझे डेविल से मिलवाती हूँ। ये बोल वह देखती है कोई दिखता नहीं। तभी यह क्या वह कमरे की लाइट ऑन करती है तो वहाँ कोई नहीं रहता। यह महसूस करते ही आरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बरखा बोलती है, हो गया तो अपने सपने से बाहर आ। ये बोल उसे खींच कर ले जाती है। आरू के जाते ही पिलर के पीछे सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए अधिराज बाहर निकलता है और जाती हुई आरू को देखता है जो बार बार इधर उधर देख रही थी। तभी अधिराज बोलता है, ना नसों को ऐसे फेरो, ये दिल में मासूमियत उतरती जा रही है। मत बन जाओ मेरी जिंदगी का ऐसा हिस्सा कि तुम्हारी जिंदगी में कांटों से भरी महफिल हो जाए। तुम जुनून बनती जा रही हो मेरी, उससे पहले तुम्हें रोकना होगा खुद के इतने पास आने से। पर तुम्हारी यह घबराए आंखें कुछ अलग ही बता रही है। दिल लगी ना लगाओ हमसे, हमारी जिंदगी कांटों से भरी है जिस पर सिर्फ दर्द होगा। अधिराज किसी को फोन करता है, उधर से जी बॉस। तभी अधिराज इधर से बोलता है, मुझे कल सुबह तक इस पूरे घर का सीसीटीवी कैमरा चाहिए और इस वाले गैलरी का। ये सब बोलते हुए उसकी इस समय आंखें गुस्से से लाल थी। उसे आभास हो चुका था कि आरू के पीछे कोई था। ये बोल वह सिटी बजाते हुए वहां से निकल जाता है। एपिसोड 58 जबरदस्ती किस। आरू का कंप्लेंट प्रिंसिपल ऑफिस में धमकी। अब आगे। अब तक हमने पढ़ा कॉलेज में ममता मैं और आयु में झड़प हो जाती है, जिससे उसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल से की जाती है। वही मोनिका कॉलेज की फंक्शन के बारे में सभी को बताती है और आरू को प्रिंसिपल ऑफिस चलने को बोलता है और साथ ही आरू मोनिका और प्रियु में बहस भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ राधिका अपने बॉडीगार्ड यानी कि भैरवी को उन दुश्मनों पर ध्यान देने का ऑर्डर देती है। तो वही श्रुति को देख वह उसके पास जाती है, उससे मस्ती मजाक करती है पर भी कोई रिस्पांस नहीं करता और वह वहां से चला जाता है। उसकी ऐसी हरकतें देखा ना चाहते हुए भी श्रुति की आंखों में आंसू आ जाता है। अब आगे। कॉलेज में आरू इस समय प्रिंसिपल हेड ऑफिस में खड़ी थी। उसी के सामने प्रिंसिपल अपने चेयर पर बैठे हुए थे। वही बगल में साइड के चेयर पर मोनिका भी बैठी हुई थी। तभी प्रिंसिपल अपना गला खनखाते हुए बोलते हैं, मिस ग्रेवाल क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि आपने अपनी टीचर की बात नहीं मानी, और नहीं मानी तो क्यों नहीं मानी? इसका जवाब दीजिए। और साथ ही जब उन्होंने आपको लेट आने की पनिशमेंट देनी चाहिए तो आपने वो पनिशमेंट क्यों नहीं लिए? उनकी यह बात सुन आरू एक तक ममता को घूरने के बाद बोलती है, सर अगर मैं हमेशा लेट आती तो मैं शायद पनिशमेंट लेती भी, पर मैं पहली बार में लेट आई हूँ और रास्ते में हमारे ऊपर कुछ अटैक हो गया था जिस वजह से मुझे लेट हुआ, पर बिना रीजन जाने मुझे ऐसे पनिशमेंट, बस इसलिए मैंने नहीं मानी। ये बात सुन ममता घूरते हुए, क्या हम तुम्हें शक से यहाँ पर बेवकूफ दिखते हैं? तभी आरू बदबदाते हुए, बेवकूफ तो नहीं दिखती पर एक नंबर की चांडाल जरूर दिखती हो। उसकी बड़बड़ाहट सुन ममता चिढ़ जाती है। तभी प्रिंसिपल सर बोलते हैं, मैं ममता मैम से सहमत हूँ। अगर आपके ऊपर अटैक हुआ है तो आप पर कहीं से मुझे अटैक लग नहीं रहा है क्योंकि आप पूरी तरह से सुरक्षित है। दरअसल उन्हें लग रहा था कि आरू झूठ बोल रही है। उनकी यह बात सुन आरू छोटी नजरों से घूरते हुए बोलती है, अगर वो हमला मुझ पर हुआ रहता तो क्या मैं अब तक अस्पताल में नहीं जाती? ये सुन ममता चिढ़ते हुए, जब तुम पर अटैक हुआ ही नहीं तो तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तभी आरू बोलती है, मेरे ऊपर अटैक हुआ था और वो क्या है ना एक सुपर हीरो आया और उसने मुझे बचा लिया। सभी उसे घूरने लगते हैं। सभी को लग रहा था आरू अपने बचाव के लिए उजुल झूठ बोले जा रही थी। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं, अगर आप अपनी गुनाह को साबित नहीं कर देती तो मैं आपको यहाँ की टीचर के साथ मिसबिहेव करने की वजह से आपको सस्पेंड भी कर सकता हूँ। एक तो आपने झूठ बोलने की कोशिश की और टीचर की बात न मानने पर यह यहाँ के नियम के खिलाफ है। उसकी यह बात सुन आरू उसे बहुत बुरी तरह से घूर रही थी। वहीं ममता के चेहरे पर तिरछी स्माइल थे, जैसे उसके चेहरे पर एक विना हो आयु को इस कॉलेज से निकलने में सफलता मिल गई है। आरू उन दोनों को बुरी तरह से घूरती है। उसके बाद झुककर प्रिंसिपल के सामने टेबल पर रखी उनके मोबाइल को अपने हाथों में ले लेती है। ये देख वहां पर ममता के अलावा जो कई टीचर थे वो सभी हैरानी से आरू को देखने लगते हैं। प्रिंसिपल सर एक कड़क प्रिंसिपल थे और आरू का इस तरह करना हर कोई की सांस अटक गई थी। वही आरू उनके मोबाइल लेकर लॉक खोलने की कोशिश कर रही थी, पर लॉक खुल नहीं रहा था और वही प्रिंसिपल उसे बुरी तरह से घूर रहे थे। तभी आरू को कुछ याद आता है और वह उसमें एक पासवर्ड को टाइप करती है जिससे मोबाइल का लॉक खुल जाता है। आरू के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वही प्रिंसिपल उसके चेहरे की स्माइल देख हैरान हो जाते हैं। वह मन में बोलते हैं, इस लड़की को मेरा पासवर्ड कैसे पता चला? ओ माय गॉड, पासवर्ड कुछ ऐसा था जिससे प्रिंसिपल सर थोड़े शाई करने लगे थे। आरू उनके मोबाइल में एक नंबर को डायल कर उनके सामने रख देती है। ये देख प्रिंसिपल जैसे ही नंबर देखते हैं वैसे ही उनके पसीने छूट जाते हैं। वह नंबर जैसे ही उधर से कोई रिसीव करता है और हेलो की आवाज आती है। दरअसल आरू ने उसे स्पीकर पर रखा था। उधर से हेलो करते ही प्रिंसिपल सर हकलाते हुए, मिसेज राजावत हम आपके कॉलेज के प्रिंसिपल बोल रहे हैं। ये सुन उधर से राधिका जो थी वह बोलती है, हम मिस्टर बत्रा बताए अचानक फोन कोई बात। तभी प्रिंसिपल सर अपनी बातों को संभालते हुए, हमारे सामने आपके इस समय असिस्टेंट की बेटी आरू ग्रेवाल खड़ी है। क्लास में लेट आने की वजह से उन्हें पनिशमेंट मिली और उनका कहना है कि उन पर अटैक हुआ था जिस वजह से वो कॉलेज लेट आए और इसी बात को पुष्टि करने के लिए हमने कॉल करना चाहे। तभी राधिका उनकी आवाज को भांपते हुए, तो फिर आपको ये कॉल मुझे नहीं आपको उनके पेरेंट्स को करनी चाहिए था। ये सुन प्रिंसिपल आरू को घूरने लगते हैं। आरू के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल थी और उन्हें जानबूझकर उनका नंबर मिलाया ताकि वह आसानी से फंस सके। तभी प्रिंसिपल सर हकलाते हुए, वह मैं करना ही चाह रहा था लेकिन आप पर फोन चला गया, वह इससे ज्यादा कुछ कह पाते। तभी उधर से राधिका की आवाज आती है, सही कहा आपने, आइंदा से इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ, मिस गिरवाल के ऊपर एक छोटा सा अटैक हुआ था, कुछ चोर उनके पीछे पड़ गए थे, बाकी वो सही सलामत कॉलेज पहुंच चुकी है, इस बारे में हम खबर है। प्रिंसिपल सर हाँ बोल फोन कट कर देते हैं। वही ममता जिसका चेहरा काला पड़ चुका था पर फिलहाल में वो कुछ नहीं बोलती। तभी आरू बोलती है, अगर मैं प्रूफ कर दिया हो तो क्या मैं जा सकती हूँ सर? वही प्रिंसिपल अपने चेहरे का पसीने पोंछते हुए उसे जाने का बोलते हैं। उसके चले जाने के बाद प्रिंसिपल फिर से ममता को घूरते हुए, अगली बार छोटी छोटी बातों को हमारी तरफ लाने की जरूरत नहीं है और यदि कोई बच्चे अपनी परेशानी बताते हैं तो उसे सुना करिए और आने वाले दिन के कंपटीशन की तैयारी करिए। ममता कुछ नहीं कहती, आरू वह वहां से चली जाती है। वहीं कुछ ही देर में प्रिंसिपल के मोबाइल पर एक फोटो आता है। उसे फोटो को देख प्रिंसिपल के चेहरे में फिर से पसीना आ जाता है और वह चिढ़ते हुए बोले, आरू मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कुछ देर बाद सभी कॉलेज में आने वाले एक हफ्ते बाद कंपटीशन के बारे में जानते हैं। कंपटीशन में हर तरह का लेवल था। इस बार के कंपटीशन में 3-4 कॉलेज के और लोग भी आने वाले थे, जिसमें से डांस लेकर गाना और कुश्ती से लेकर फाइटिंग हर तरह का लेवल रखा गया था। ये कंपटीशन ऐसा था जो आने वाले समय में इसमें का विनर जो कि फर्स्ट रैंक पर रहेगा वह आगे के लेवल पर भी जा सकता था और फिर एक राउंड और पर वह नेशनल चैंपियन के तौर पर भी जा सकता था। ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। कुछ देर बाद सभी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोड पर काफी सारी गाड़ियां आ रही थी जा रही थी। एक लड़की जो अपने में ही गुनगुनाते हुए अपनी स्कूटी से चले जा रही थी, उसके हाथ में कई सारे शॉपिंग बैग भी थे। भी अचानक उसे सामने से एक तेज गाड़ी आती हुई दिखती है। ये देख वो लड़की पहले तो ध्यान नहीं देती पर अगले ही पर वह स्कूटी जाकर उसकी गाड़ी में जोर से लगती है जिसकी वजह से वह बैलेंस नहीं बन पाती और वह जमीन पर गिर जाती है और उसके मुंह से आह निकल जाती है। खुशकिस्मती थी कि उसने हेलमेट लगाई थी, नहीं तो शायद उसका आज सर फटना तय था। पर फिर भी पूरा हाथ पर उसकी पैर छिल चुका था जिस जगह जहां से ब्लड आने लगे थे। उस लड़की को कुछ देर तो लगता है खुद को संभालने में। वह लड़की कोई और नहीं प्रीता थी। उसको आज कॉलेज अपनी स्कूटी से आई थी क्योंकि उसे आज अपने कपड़े लाने थे जिसको उसने फिटिंग के लिए दिया था। उसका कॉलेज क्षेत्र दूसरा था क्योंकि वह मेडिकल स्टूडेंट थी, जिसकी वजह से उसके और आरू के टाइम में अंतर था और आज वह इसलिए चली आई थी। पर अचानक इस हादसा होने से उसका तो दिमाग ही चकरा जाता है। वही कार में बैठा ड्राइवर डर के मारे कपकपा जाता है। वही पीछे बैठा एक शख्स जिसकी शख्सियत ही काफी ऊंची लग रही थी, वह गुस्से में अपने सामने बैठे ड्राइवर को चिल्लाकर बोलता है, क्या हुआ गाड़ी इस तरह से क्यों तुमने रोक दिया? रघु हकलाते हुए, साहब गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई है और उसका एक्सीडेंट हो गया। ये सुन पीछे बैठा है इंसान जोर से चिल्लाता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता सही से, तुम गाड़ी भी नहीं चला सकते? तभी रघु हकलाते हुए, साहब मैं गाड़ी सही चल रहा था। वह लड़की ही अपने कान में एयरफोन लगाए हुए गाड़ी इधर से उधर चला रहे थे। प्रीत जो अपने कान में एयरफोन लगाकर अपने ही धुन में गाड़ी चला रही थी, उसका सामने आई तेज गाड़ी पर ध्यान नहीं जाता और उसकी गाड़ी इधर उधर होने से उस गाड़ी से हल्की साइड से ही छूने पर टक्कर हो जाती है। वही पीछे बैठा आदमी बोलता है, जाकर बाहर देख लो और मामला सही करो।
ड्राइवर हाँ कहकर बाहर निकलता है। तब तक प्रीता खड़ी हो जाती है तो वही कुछ शख्स मोबाइल में कुछ करने लगता है। तभी उसे एक तेज आवाज सुनाई देती है। ये सुन वह सामने देखता है तो प्रीता और उसके ड्राइवर में बहस चल रही थी। कुछ देर बीतने पर वह इरिटेट होकर बोलता है, कितना टाइम लग रहा है मामला संभालने में। ये बोल वह बाहर निकलता है। बाहर निकाल देखता है तो एक लड़की जिसने इस समय रेड कलर की कुर्ती और उसे पर ब्लू जींस को पहना हुआ था और गले में एक व्हाइट दुपट्टे को उसने मोड़कर बांधा हुआ था। उसके बाल इसमें खुले हुए थे जिससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। ये देख वह अपने आप को एक बार झटकता है क्योंकि वह उसके पीछे की खूबसूरती से एक टक उसे देखने लगा था। तभी उसके कानों में एक आवाज जाती है जिससे उसकी गुस्से की सीमा ही बढ़ जाती है। प्रीता उस ड्राइवर पर चिल्लाते हुए, अंधे हो दिखाई नहीं देता, इतनी बड़ी बड़ी कार लेकर चलने की क्या जरूरत है जब तुम्हें चलने ही नहीं आता। साला मेरा हाथ पर तुम लोगों ने तोड़ दिया। अरे कौन है तुम्हारा बॉस जिसने इतनी बड़ी तो गाड़ी रख दी लेकिन एक ढंग का ड्राइवर नहीं रख सकता। आज मैं बच गई, अगर थोड़ी और लगी होती तो मैं तो परलोक से धार जाती। और पता चलता है कि मैं यही मर गई और तुम लोग मुझे छोड़कर निकल जाते हैं। ये सुन ड्राइवर बोलता है, मैडम देखिए गलती हमारी नहीं थी, गलती आपकी भी थी, आप रोड पर सही से नहीं चल रही थी। यह सुन प्रीत चिढ़कर बोलती है, अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हम का तुमको बेवकूफ दिखते हैं। ये कह वह खुद पर चपत लगाते हुए बोलती है कि क्या मैं आरू की भाषा बोल रही हूँ। तभी उसे खोया देख फिर से ड्राइवर बोलता है, देखिए मैं गलती चाहे जिसकी भी हो, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, हम आपके रिपेयरिंग के पैसे और आपके मेडिकल खर्च को देख लेते हैं। बात को यही रफा दफा करिए। ये सुन तो प्रीता की और भी ज्यादा आकर जाती है और वह गुस्से में बोलती है, मुझे तुम लोग पैसे की धमकी दे रहे हो, मुझे जानते भी हूं मैं कौन हूं। तभी पीछे से एक तेज आवाज सुनाई देती है, कौन हो तुम जो इतनी बदतमीज हो कि तुम्हें बोलने तक की तमीज नहीं है और खुद को बहुत बड़े घर की संस्कारी लड़की बता रही हो। ये सुन प्रीता पीछे देखती है। पीछे खड़े इंसान को देख एक पल के लिए उसकी नजर ठहर जाती है। फिर अगले ही पर वह गुस्से में घूरते हुए बोलती है, अरे वाह अमीर की बाप की औलाद, मुझे बदतमीज कहने से पहले खुद को देखो। एक तो गलती भी करो, ऊपर से मेरे ही सामने अकड़ कर मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। ये सुन उसे इंसान का गुस्से में चिढ़ जाता है। तभी वह आदमी गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, ए लड़की अपने हद में रहो नहीं तो मैं तुम्हें हद सीखने लगूंगा तो पछताओगी। एक बात कान खोलकर सुन लो। ये सुन प्रीत अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए उसके पास आते हुए बोलती है, क्या करोगे तुम, मैं तुम्हें पुलिस से कंप्लेंट करूंगी और तुम्हारी इस गाड़ी को बंद न करवा दिया तो मेरा भी नाम। वह इतना ही कह पाती है कि जो कब से वह इंसान उसकी बातें सुन गुस्से में तिलमिला रहा था। वह गुस्से में प्रीता के बालों पर अपनी पकड़ कर उसे अपने पास खींच लेता है। उसके इस तरह से खींचने से और बालों की पकड़ने से प्रीता एक दर्द से चिल्ला देती है और वह चिल्लाकर बोलती है, तो छोड़, मुझे दर्द हो रहा है और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा मिसबिहेव करने की। तभी वह इंसान उसे कसकर कार से टिकाकर बोलता है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अनाप शब्द बोलने की। तुम्हें पता है कोई इंसान मेरे सामने अपनी आवाज तक ऊंचा नहीं करता और तुम्हारी कब से मैं बकबक बकबक सुन रहा हूं। अब एक शब्द मत बोलना नहीं तो तुम्हारा यहीं पर जान ले लूंगा मैं। उसकी यह बात सुन प्रीता अपनी दर्द से रोते हुए बोलती है, साले सुअर की औलाद मेरा बाल छोड़। वह इतना ही कह पाती है कि अगले ही पर उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकाल पाती क्योंकि सामने वाला इंसान उसके होठों पर अपने होंठ रख चुका था। उसके इतनी ज्यादा रफली किस करने से प्रीत शॉक्ड हो जाती है। उसे ऐसी चीजों की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। कुछ देर उसे लगता है अपने सेंस में वापस आने में और अगले ही पर वह अपने हाथ पैर चलाने लगती है और वह उसके बालों को उसके हाथों को पकड़ा उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। उसके ऐसा करते ही प्रीता छटपटा सी जाती है। लगभग 5 मिनट बाद वह इंसान उसे छोड़ता है। प्रीता गहरी गहरी सांस लेने लगती है। तभी प्रीत उसके गाल पर एक तमाचा मारने की होती है कि वह उसके पहले उसके हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है, उम्मीद करना कि तुम मेरे सामने दोबारा मत आना हो, नहीं तो मेरे साथ की गई बदतमीजियों का इससे भी ज्यादा बड़ा हरकत करूंगा तुम्हारे साथ। ये कह वह प्रीता को वहीं पर धकेल देता है जैसे कोई कचरे का डब्बा हो। वही उसकी ऐसी हरकत पर उस इंसान का ड्राइवर हैरानी से अपने बॉस को देख रहा था। पर अगले ही पल उसे अपने बॉस की फुर्ती नजर पड़ती है तो वह जाकर गाड़ी पर बैठ जाता है और उसकी वह इंसान भी। वह एक नजर कांच के नीचे से नीचे गिरी पड़ी पिता को देखता है और फिर उसकी गाड़ी वहां से चली जाती है। वही प्रीता तो वहीं सड़क पर बेसुध सी बैठी रहती है। एपिसोड 59 आरू का पहला करवा चौथ। कैरेक्टरलेस अधिराज रचना की सोच, लंबा चौड़ा ज्ञान। अब आगे प्रीता के साथ हुए इस हादसा से वो समझ नहीं पाती और वही वो सड़क पर बैठकर रोने लगती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई राह चलता लड़का आया और उसके साथ जबरदस्ती किसकर उसकी बेइज्जती कर चला गया। चाहे गलती किसी की भी हो पर ऐसी हरकत यह सोची वह रोने लगती है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। वो पीछे देखती है तो वहां पर आरू खड़ी रहती है। ये देख वह आरू के पैर को जकड़कर रोने लगती है। आरू वहीं पर बैठ जाती है और प्रीता के कंधे पर हाथ रख पूछती है, क्या हुआ तुझे और इस तरह सड़क पर, और तू यहाँ पर रो क्यों रही है। देख तुझे पता है ना मुझे ज्यादा इमोशनल लोग पसंद नहीं है। ये सुन तो प्रीता और रोने लगती है। वही आरू जो ऑटो से अपने घर की तरफ जा रही थी अचानक किसी लड़की को सड़क पर सामान बिखरे और गाड़ी से गिरी हुई लड़की को देखती है तो वह मदद के लिए तुरंत वहां पर उतर जाती है। पर उसे उम्मीद नहीं थी कि वह प्रीता होगी। वही प्रीता का चेहरा जैसे ही वह अपनी तरफ करती है तो वह हैरान हो जाती है क्योंकि साफ साफ उसके होंठ काफी सूजन और हल्के खून से सनी दिख रहे थे। उसे समझते देर नहीं लगती कि प्रीता के साथ क्या हुआ है क्योंकि उसे इतना तो पता चल गया था कि यह सब किस वजह से हो सकते हैं। तभी वह कुछ पूछ पाता कि उसकी नजर प्रीता की चोटों पर दिखती है तो वह उस समय कुछ नहीं पूछती और प्रीता को उठाकर बोलती है, चल तुझे चोट लगी है, पहले तुझे मैं हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। प्रीता कुछ नहीं बोलती और वह धीरे से उठकर खड़ी होती है तो आरू उसके सामान को समेटते हुए उसकी बाइक को उठाती है और उस पर बैठ उसे स्टॉप कर प्रीता को बैठने को बोलती है और वहां से वह चली जाती है। आय पर और कोई था जो उन दोनों को देख रहा था और उन दोनों के जाते ही वह भी वहां से चला जाता है। लगभग शाम हो चुकी थी और सभी इस समय शाम का नाश्ता कर रहे थे। चाय और स्नैक्स सभी कर रहे थे। तभी प्रिय श्रुति को देख उसके कुरकुरे में से कुरकुरे खाते हुए बोला, मोटी हारू कहां पर रह गई, वह तो कब की निकली हुई थी और अभी तक नहीं आई। ये सुन श्रुति अपने कुरकुरे खा उसे छुपाते हुए, अब तुझसे ज्यादा किसे पता चल सकता है कि वह कहां है, मुझे तो वह कुछ बताती नहीं। ये सुन प्रिय उसे घूरते हुए, मैंने तुझसे पूछा तुझे नहीं पता तो बता दे कि मुझे नहीं पता, ये फालतू का लॉजिक मेरे सामने मत दिया कर। तभी श्रुति चीखते हुए, तो मैंने भी तुझे बताया ही। ये बोल दोनों का आपस में बहस शुरू हो जाता है जिसे सुन शिल्पा बोलती है, चुप करो तुम दोनों इतने बड़े घोड़े के जैसे हो गए हो और ऐसे बच्चों की तरह चिल्लाते हो। प्रिय शिल्पा के पास जाकर बैठते हुए बोलता है, वैसे मेरी ब्यूटीफुल चाची इसमें कोई शक नहीं है कि मैं बच्चा हूं क्योंकि मैं इस घर का लाडला हूं। वह बात अलग है कि लोग अपने माँ बाप के लाडले होते हैं पर अफसोस मेरी माँ तो मुझे लाडला समझती ही नहीं और हाँ पर मैं आपका तो और इस घर का तो लाडला हूं ना। ये सुन तो शिल्पा जैसी चने की झाड़ पर चढ़ जाती है और वह खुश होते हुए बोलती है, ये भी कोई पूछने की बात है। वही सामने से तभी अजीत अंदर आता है। अजीत को देख श्रुति दौड़ते हुए उसके पास जाती है और बोलती है, पापा। अजीत जो बिजनेस की वजह से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे। तभी राधिका जो कमरे से बाहर निकलकर प्रियू के माँ के लाडले पर लेक्चर देने ही वाली थी पर अजीत को आता देख चुप हो जाती है और जाकर सोफे पर बैठ बोलती है, अजीत इतनी जल्दी काम वहाँ का कंप्लीट हो गया क्या। अजीत बोलता है, भाभी माँ वहाँ का तो काम कंप्लीट हो गया है पर अब एक नया प्रोजेक्ट को भी हैंडल करना है जो बात का तो नहीं पर काफी छोटा भी नहीं है। पूजा किचन से उसके लिए पानी लाकर देते हुए बोलती है, क्या हुआ। तभी अजीत बोलता है, वो राजावत कॉलेज में एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है जिसमें कि हर प्रकार का फंक्शन होने वाला है और उसमें फैशन डिजाइनर का भी जरूरत है तो हमारे कुछ डिजाइनर को वहाँ पर भी भेजना है। तो बस उसका लिस्ट बनाना है क्योंकि आने वाले 15 दिन में वहाँ पर फंक्शन शुरू होने वाला है और काफी बड़े लेवल पर यह फंक्शन ऑर्गेनाइज की गई है। तभी राधिका हाँ में सिर हिलाते हुए बोलती है, हाँ और इसके लिए काफी डोनेशन भी राजावत कॉर्पोरेशन ने दी है क्योंकि यह आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए काफी सुनहरा मौका है। तभी अजीत बोलता है, हाँ और उसमें हमें जज के रूप में भी बैठना है। ये सुन राधिका हाँ में सिर हिलाती है। ये सब श्रुति एक्साइटेड होते हुए, आप सभी को पता है मैं तो अपना फैशन डिजाइनर में ही नाम देने वाली हूँ, मैं तो वहाँ पर कैटवॉक करूंगी। ये सुन प्रियो उसे चिल्लाते हुए, इसके अलावा तुझे आता ही क्या है, आखिर है भी तो तू बिल्ली। ये सुन श्रुति गुस्से में उसकी तरफ झपटी है और उससे पहले ही प्रियांशु सोफे पर से कुत्ते हुए सीढ़ियों से भागने लगता है। तभी श्रुति भी उसके पीछे दौड़ती है और चिल्लाकर बोलती है, तूने मुझे बिल्ली बोला, तू भी बहुत बड़ा वाला बिलौटा है बिलौटा। उन दोनों को देख सभी एक गहरी सांस लेते हैं। तभी दादी बोलती है, इन बच्चों की से ही तो पता चलता है कि घर में इतनी खुशियां हैं, नहीं तो कुछ लोगों ने तो इसे थानेदार बना दिया गया है।
ये बोल वह राधिका को घूरती है, तभी दूर से उन्हें प्रीता और आरू आती हुई दिखाई देती है। अब तक प्रीता भी खुद को नॉर्मल कर ली थी। उन दोनों को साथ आते देख और इतना लेट आते देख राधिका उन दोनों को आवाज लगाती है, जो दोनों ही धीरे से अपने कमरे की तरफ निकलने लगते हैं। राधिका की आवाज पर दोनों के ही कदम रुक जाते हैं तो राधिका बोलती है, यह कोई समय है घर आने का? यहाँ पर बच्चे 1 से 1.5 घंटे पहले आ चुके हैं। आप सभी को इतना लेट कैसे हुआ? ये सुन प्रीता एक नजर आरू को देखती है तो आरू बोली, वो प्रीता को अपना ड्रेस लेने जाना था और वह अपनी स्कूटी से आई थी और हमें आना एक ही जगह था, तो मैं भी उसे रुकने का बोला और हमें आने में लेट हो गया। इसके आगे राधिका कुछ पूछ पाती है कि प्रियांशु का नजर प्रीता के हाथों पर पड़ता है, जिसे वह अपने दुपट्टे से छुपाने की कोशिश कर रही थी। ये देख वह कुछ बोलते ही वाला था कि उसे आरू की घूरती नजर खुद पर पड़ती है तो उसके कदम रुक जाते हैं। वही हाल श्रुति का भी था। श्रुति भी कुछ बोलने को होती है कि प्रियांशु उसका हाथ पकड़ उसे कुछ न बोलने का इशारा करता है। भले ही यह सभी चारों मस्ती करते थे पर एक दूसरे को सीक्रेट को कैसे सीक्रेट रखना था ये बखूबी से जानते थे। राधिका कुछ और बोलती कि आरू बात बनाते हुए, प्रीता चलना मुझे तेरी ड्रेस देखनी है, ये बोल उसे लेकर उसके रूम में चली जाती है। वही शिल्पा आरू को देख बोलती है, खुद की जैसे मेरी बेटी को भी बना डाला है। ये सुनते ही दादी बोलती है, तुम्हें तो अपनी बेटी को संभालने की फुर्सत है, नहीं तो कोई तो उसे अपने में ढालेगा ही ना। ये सुनते ही शिल्पा मुंह बिचक लेती है, पर वही राधिका की नजरों से प्रीता का अपने हाथ को दुपट्टे से छुपाना छुपता नहीं। ग्रेवाल हाउस। इन कुछ दिनों में रचना काफी शांत हो चुकी थी। आरू के घर में न रहने से घर काफी सुना सुना लगता था। हर कोई इस बात को महसूस कर सकता था। वही बरखा सभी को खाना परोस वहां पर बैठती है। वैभव भी अब तक अपने कमरे से आ चुका था। तभी रचना उन सभी को देखते हुए बोलती है, हमने पंडित जी से बात की है, उन्होंने आने वाले 1 हफ्ते बाद एक मुहूर्त बताया है सगाई के लिए। ये सुनते ही वैभव जो खाना खाए जा रहा था उसके हाथ रुक जाते हैं और वो उन सभी को देखने लगते हैं और बोलता है, मां इतनी भी जल्दी क्या है? ये सुन रचना जी उसे घूरते हुए, अब क्या करूं, मेरा बेटा चोरी छुपे अपने होने वाली बीवी से मिलने जाता है तो उसे परमानेंट तो उसका हाल तो निकालना ही पड़ेगा ना। ये सुन वैभव हैरानी से उन्हें देखने लगता है और वही बगल में बैठी बरखा को घूरने लगता है। बरखा मासूम सा चेहरा बना देती है जिसे देख ब्रजेश उसे घूरते हुए बोलते हैं, अब उसे घूरने से कुछ नहीं होगा, रचना सही कर रही है, तुम दोनों की सगाई हो जाती तो पूनम को भी थोड़ी निश्चित होगी। वैभव फिर से आश्चर्य होकर पूछता है, क्या मतलब? ये सुन गहरी सांस लेकर अमित बोलते हैं, वही बेटी की मां और पिता है, उनकी बेटी उनके ही घर से काफी देर तक बाहर एक लड़के के साथ रही, पर एक मां बाप को तो डर लगा रहता है ना। ये सुन वैभव कुछ नहीं कहता। तभी लता वहां पर खीर लेकर सभी को परोसते हुए बोलती है, काकी कल करवा चौथ का व्रत है ना, और कल आरू का भी तो पहला करवा चौथ का व्रत होगा। ये सुनते ही रचना जो अभी तक वैभव की शादी में अटकी थी, ये सोच वह खाना खाते हुए रुक जाती है। तभी बरखा हंसते हुए बोलती है, दीदी आपको लगता है कि वो पागल व्रत रख सकती है? एक नंबर की भुक्कड़ है, हर मिनट उसे कुछ चबाने के लिए चाहता है और वह इतना कठिन व्रत रख सकती है। ये सुनते ही सभी हंसने लगते हैं। रचना जी खाना खाती है और फिर धीरे धीरे सभी लोग अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। तभी रचना वैभव को रोकती है तो वैभव के चेहरे पर स्माइल आ जाता है। वह समझ जाता है कि रचना उसे क्यों रोकती है, क्योंकि वह उनके चेहरे के भाव देखकर समझ गया था। रचना उसे अपने कमरे में बुलाती है तो वैभव जाकर उनके पास बैठ जाता है। रचना ही हिचकिचा रही थी और कुछ पूछना चाहती थी। तभी वैभव उनका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, मां क्या बात है, जो भी बात है स्पष्ट पूछिए। ये सुन रचना न चाहते हुए भी हिम्मत कर पूछती है, वैभव तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि मेरा बस चलता तो मैं कभी भी आरू की शादी उस लड़के से नहीं करवाती। उनकी बात को करेक्ट करते हुए वैभव बोलता है, मां वो आपका सिर्फ वो लड़का नहीं है, वो अब आपका दामाद भी बन चुका है, अब तो उसे नाम से बुलाया करिए। ये सुन रचना गुस्से से बोलती है, नाम लेने लायक काम भी होना चाहिए। तभी वैभव बोलता है, पर मां उसका तो नाम जुड़ चुका है ना, और आप भी यह बात जानती है कि यदि यह रिश्ता राधिका जी ने जोड़ा है तो वह इसे कभी नहीं टूटने देगी। ये सुन रचना एक गहरी सांस लेकर बोलती है, मैं तुमसे ये पूछना चाहती थी जहां तक मैंने सुना है, और खुद उसके मुंह से क्या शादी के बाद भी। सब बोलते हुए वह चुप हो जाती है। वैभव अब रचना को और ज्यादा परेशान होने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह बोलता है, आप यही कहना चाहती है ना कि क्या उसकी और लड़कियों के साथ रिलेशन है? ये सुन रचना हाँ में सिर हिलाती है तो वैभव बोलता है, मां मैं आपको ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं वह मेरा बॉस है, पर मैं आपको इतना कह सकता हूं ये सच है कि वह रिश्ते में था। वह हर एक लड़कियों के साथ रात बिताता था, पर मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आज तक उसने किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। यह आपके बेटे का कहना है। ये सुन रचना उसे देखते हुए बोलती है, पर कैरेक्टरलेस तो हुआ ना बेटा इस तरह से हर किसी लड़की के साथ। वैभव एक गहरी सांस लेकर, मां मैं खुद नहीं चाहता था कि मेरी बहन की शादी कभी भी उससे हो, पर वजह ये नहीं था। रचना उसे हैरानी से देखने लगती है तो वैभव बोलता है, मैं हमेशा से इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि वह एक ऐसा इंसान है जिसके न जाने कितने दुश्मन है, और उसके अंदर गुस्सा कब आता है कब जाता है कोई नहीं जानता, और मैं उसमें अपनी बहन को पीसते हुए नहीं देखना चाहता था। और दूसरी वजह उन दोनों के उम्र में एक काफी अंतर है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वह दोनों का रिश्ता कभी जुड़ेगा। पर मां मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, शादी के बाद उसका कभी किसी लड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं है, और जहां तक मैंने उसकी आंखों में देखा है उसने सच में आरू को अपनी पत्नी माना है और वह रिश्ते हर हाल में निभाता है। ये सुन रचना कुछ नहीं बोलती। कुछ देर बाद वैभव चला जाता है। वही रचना मन ही मन बोलती है, उम्मीद करती हूं जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही हूं, नहीं तो मैं अपनी बेटी की आंखों में एक भी तकलीफ के आंसू देखी तो मैं यह नहीं देखूंगी कि सामने कौन है। वही वैभव जैसे ही डोर से बाहर निकलता है, डोर पर अमित खड़ा था। अमित को देख वैभव आंखों से ही इशारा करता है तो अमित हाँ में सिर हिला देते हैं। उसके बाद वह कमरे में जाते हैं तो रचना जैसे ही अमित को देखती है वह अपनी जगह पर खिसक बिस्तर को और लेट जाती है। ये देख अमित मन में बोलता है, आरू बिल्कुल इसी पर पड़ी है, और बोलती है कि आरू मुझ पर पड़ी है। वह जाकर रचना के बगल में लेट जाते हैं। जब से शादी हुई थी, शादी से पहले हमेशा तीसरे को बात को लेकर इन दोनों में बहस चलती थी, और इस वजह से रचना ना जाने कितने दिन तक अमित के कमरे में आते ही उसे अपनी नाराजगी दिखाने लगती थी, और वह जिद्दी तो इतनी थी कि उनको हार मानकर उनसे दूरी ही बनाना पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ राजावत हाउस में अब तक प्रीता अपने साथ हुई हादसों को प्रिया आरू श्रुति से बता चुकी थी, जिसे सुन सभी के चेहरे पर इस समय गुस्सा था। प्रियु का तो इतना पारा हाई था कि वह उसी समय वह जाना चाहता था, पर अफसोस कि वह कौन था उसे नहीं पता। कुछ देर मैनादित्य उन सभी के पास आता है और उन सभी को घुरते हुए बोलता है, तुम सभी के गॉसिप कभी खत्म नहीं हो सकते ना, कब से नीचे से आवाज खाने के लिए लग रहा हूं, चलो जल्दी नहीं तो तुम सभी को खाना भी नसीब नहीं होगा। उसकी बात को सभी उठकर खड़े होकर उसके साथ जाने लगते हैं। तभी आदित्य की पीठ पर आरू उसके कंधे पर चढ़ जाती है और बोलती है, भाई प्लीज मुझे नीचे ले चलो ना। ये सुन आदित्य हाथ बढ़ाते हुए आरू को उतार बोलता है, आरू बच्चा तुम अब बड़ी हो गई हो। तभी आरू मुंह बनाते हुए, मैं अभी बड़ी नहीं हुई हूं, मैं अभी सिर्फ 20 साल की हूं। ये सुन आदित्य उसे घूरते हुए, तुम्हारी शादी हो गई है। ये सुन आरू बोलती है तो आदित्य अपने थूक गटकते हुए, क्या तुम चाहती हो कि मैं कल की न्यूज़पेपर में सीधे सीधे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हो कि आदित्य सिंह राजावत का किसी ने सरेआम उसे गोली मारकर हत्या कर दी। ये सुन आरू सोच ही रही थी, तब तक आदित्य भाग चुका था क्योंकि वह जानता था आसान नहीं है अब उसे पीछा छुड़ाना। कुछ देर बाद सभी नीचे आते हैं। सिर्फ अधिराज था जो घर में डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं खाता था, नहीं तो नियम था हर कोई एक साथ बैठकर ही खाना खाता था। वही प्रीता भी अब तक खुद को संभाल वहां पर आ चुकी थी। सभी बैठकर डिनर करते हैं। तभी दादी को राधिका कुछ इशारा करती है तो दादी एक गहरी सांस लेकर आरू को देखते हुए बोलती है, आरू बेटा आपको पता है कल क्या है? आरू बेफिक्रे से मजे से बिरयानी खाते में बोलती है, क्या है दादी? आरू बोलती है, वो कल करवा चौथ है। ये सुन आरू उन्हें देखते हुए, अच्छा ये तो वही है ना जिसमें बिना पानी पिए व्रत रहना पड़ता है और शाम को चलनी में पूजा किया जाता है। ये सुन दादी बोलती है, आपको तो बहुत अच्छे से पता है बेटा। ये सुन आरू हंसते हुए, वो तो पता होगा ना, मैं अक्सर मां को देखती हूं जो ऐसा करती है और मैं यहाँ पर भी सभी को देखा है। इससे पहले दादी खुश होकर कुछ बोलती, तभी आरू बोलती है, पता नहीं कैसे कैसे लोगों ने ये सब बवाल व्रत रख दिया है। मैं तो ऐसे व्रत कभी ना रखूं, अरे कौन बिना पानी पिया रह सकता है? मैं तो खाए बिना तो एक मिनट भी नहीं रह सकती, और ये तो सीधे बिना पानी पी रहना है तौबा तौबा, मुझे ऐसे व्रत से बचाए। उसकी इतनी लंबी चौड़ी भाषण सुन सभी एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। तभी शिल्पा टोंट मारते हुए, जब तुम्हें इतना कुछ पता ही है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि यह व्रत शादीशुदा लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आरू हंसते हुए बोली, क्यों कहीं लिखा है कि शादीशुदा लोग यह व्रत रख ही सकते हैं? ये सुन दादी बोलती है, नहीं बेटा, यह व्रत अपनी श्रद्धा और अपनी मर्जी से रखा जाता है। तभी राधिका आगे बोलती है, यह व्रत पर कोई किसी की रोक या जबरदस्ती नहीं होती है, पर एक आस्था जुड़ी रहती है कि अगर पत्नी यह व्रत रखती है तो उनके पति की लंबी आयु रहती है, और जिस आस्था की वजह से लोग ऐसे व्रत रखते हैं
पर किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं है कि कोई यह व्रत रखे ही यह कह वह सभी अपना डिनर करने लगते हैं, पर कोई इस बात को ध्यान नहीं देता कि आरू जिस स्पीड से अपनी बिरयानी को मुंह में डाली जा रही थी उसकी स्पीड उतनी ही कम हो गई थी। वही राधिका तिरछी नजरों से आरू को देखती है, फिर अपना डिनर करने लगते हैं। एपिसोड 60 अधिराज फोरप्ले आरू अपनी बीवी से प्यार, मेरी बीवी तुम हो या नौकर। अब तक हमने पढ़ा प्रीता ने अपने साथ हुए हादसों को अपने जान से प्यारे दोस्तों को सब कुछ बता दिया था। ये सुन सभी गुस्से में उबल जाते हैं, पर फिलहाल के लिए सभी शांत रहते हैं, क्योंकि उबल के भी क्या फायदा जब उस इंसान का पता भी नहीं था। दूसरी बात, नीचे दादी ने आरू को व्रत को लेकर बात कही, जिसे सुन आरू बेफिक्री से भूखे रहने के बारे में जी भर की बुराइयां कर देती है। पर राधिका की यह कहने पर कि यह व्रत पति से रिलेटेड होता है, ये सुन वह बड़ी धीरे धीरे खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आहूजा मेंशन में सभी डिनर कर चुके थे और रिया अपने कमरे में थी। इस समय वह बिस्तर पर बैठी खुद में ही गुस्से से उबल रही थी। हुआ यूं था कि राधिका जी ने उसे अनिरुद्ध के साथ शॉपिंग के लिए भेजी थी, पर वही अनिरुद्ध उसे शॉपिंग पर न ले जाकर सीधे अपने घर की तरफ लेकर चला जाता है। ये देख उसे अपनी खुद की मां पर गुस्सा आ रहा था। उसे यह सोच के ही गुस्सा आ रहा था कि उसकी मां खुद की बेटी से इतनी त्रस्त हो गई है कि उसे बहाना बनाकर उसे उसके ससुराल भेज रही है। राधिका ये बात जानती थी कि रिया काफी जिद्दी है और वह लाख कोशिश पर भी ले पर वह नहीं जाएगी, इसलिए उन्होंने ऐसा रास्ता चुना, क्योंकि यह हर किसी के लिए या यूं कहूं काफी बेइज्जती की बात थी कि बेटी की शादी हुई और बेटी ससुराल नहीं जाना चाहती। तभी अनिरुद्ध फ्रेश होकर अंदर आता है। वह अंदर जाकर रिया को एक नजर देखता है, जिसका चेहरा दोनों ओर से फुला हुआ था। ये देख उसे हंसी आ जाती है। उसके हंसी की आवाज सुन रिया तिलमिलाते हुए बोलती है, अनिरुद्ध तुमने मेरी मां के साथ मिलकर अपना जो ये घटिया खेल खेला है ना, दोबारा कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और मेरे साथ इस तरह का खेल खेलने का सजा तो मैं तुम्हें जरूर देख रहूंगी, जस्ट वेट एंड वॉच। ये सुन अनिरुद्ध अपने टॉवल को वही एक तरफ सोफे पर फेंकते हुए उसके पास आते हुए बोलता है, एक बात तो मानना पड़ेगा, तुम्हारी ये तेवर बिल्कुल तुम्हारी मां पर गई है, पर क्या है ना तुम्हारा दिमाग में पूरे गोबर भरा है। और यह बोल उसके नजदीक जाता है तो रिया उसके सीने पर हाथ रख देती है। ये देख अनिरुद्ध हंसते हुए पिलो को उठाते हुए बोलता है, इतनी भी ज्यादा सपनों में मत जियो कि मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए मर जा रहा हूं। ये कह वह जाने लगता है, तभी पीछे से रिया बोलती है, हाँ क्यों मरोगे, आखिर प्यार जो किसी और से करते हो। ये सुन अनिरुद्ध के कदम रुक जाते हैं। वह उसकी तरफ देखने लगता है तो रिया हंसते हुए बोलती है, दूसरे को बहुत ज्ञान देना आसान है, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम मुझे नहीं मेरी बहन से प्यार करते हो, जिससे तुम शादी करना चाहते थे, और तुम ही क्या मेरी खुद की बहन भी तुम्ही से प्यार करती है। पर अफसोस हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी करवा दी और तुम इस खोखली शादी को निभाना चाहते हो। ये सुन अनिरुद्ध गुस्से में उसे देखते हुए बोला, अपनी यह गंदी अपने तक रखो रिया, मैं किसी से प्यार करता हूं या कितनी जबरदस्ती शादी निभा रहा हूं ये सिर्फ मैं जान सकता हूं, तुम नहीं। तुम्हें जानना होगा तो मुझसे आकर पूछना, ना कि यह इल्जाम लगाना। और हाँ एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं डरता किसी से नहीं हूं। मैं तुम्हें यहाँ लाया क्योंकि तुम्हारी जिद पर से मैं अपने परिवार वालों का चेहरा समाज के सामने झुकता हुआ नहीं देखना चाहता हूं। अब इसे तुम खेल समझो या चाहे कुछ और रही बात मेरी, तुम मेरे बारे में नहीं खुद के बारे में ख्याल रखो। ये बोल वह तकिया लेकर सोफे पर फेंकता है और इस पर लेट अपनी आंखों पर हाथ रख देता है। वही रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बिस्तर पर लेटकर ऊपर शिलिंग को घूरते हुए बोलती है, राहुल तुम सच कहते थे कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सबके सब मतलबी है, सबको अपनी इज्जत की पड़ी है, मेरी किसी को नहीं पड़ी है, कहां हो तुम कब आओगे। ये सोच ही उसकी आंखें बंद हो जाती है। वही अनिरुद्ध अपनी आंखों पर हाथ रख ऊपर शिलिंग को देखते हुए मन ही मन में बोलता है, तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगे रिया। वही प्रीता अपने कमरे में आंख बंद कर लेटी हुई थी, उसी के बगल में श्रुति सोई थी। प्रीता की आंखों में आज नींद नहीं था, वह उठकर बैठ जाती है और बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। उसे फिर से उस दिन में हुई वाकया याद आने लगता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाता है और वह रोने लगती है। वह खुद से ही कहती है, जैसे प्यार किया उसने कभी मुड़कर देखा ही नहीं, जिसे ये पहला हाथ देना चाहती थी उसका तो कोई वजूद ही नहीं है मेरी जिंदगी में और ना ही कभी होगा। पर एक अनजान आदमी मेरे आबरू को छीनकर चला गया और मैं कुछ नहीं कर पाई। ये सोच ही वह रोने लगती है और वही सोफे पर टिककर बैठ जाती है। एक न जाने रात की किस पर उसे नींद आती है। वही आरू के कमरे का माहौल ही कुछ अलग था। वह अपने मोबाइल में इस समय गेम खेल रही थी। इस समय वह उस लेवल को पार करने की सोच रही थी जो उसे लास्ट में थक कर वह अपने मोबाइल को वही बिस्तर पर पटक देती है और खुद की सर को पकड़ते हुए बोलती है, जिस रिश्ते को निभाना नहीं चाहती थी उसे रिश्ते से जुड़ गई। उस इंसान से डर इतना लगता था कि उसे दूर भागती थी, पर आज उसकी बेहद करीब रहती हूँ, पर उसकी केयर देख खुद को पिघलते हुए महसूस करती हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ये बोल वह बेड पर ही लेट साइड मिरर पर नजर जाती है तो उसकी नजर खुद के मंगलसूत्र पर जाती है। वह उसे पकड़ अपने हाथों को रख लेती है और आंखें बंद कर लेती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह बिस्तर पर लेट जाती है। कुछ ही देर बीतता है, कमरे का दरवाजा खुलता है और सामने देखती है तो सामने वह हैंडसम बंदा खड़ा था जो लोगों की नजर में राक्षस पर उसका पति था। उसकी आंखें इसमें लाल लग रही थी। वह अपने लैपटॉप बैग को सोफे पर रखता है और एक नजर आरू को देखता है जो बिस्तर पर ही लेटे लेटे उसे ही देख रहा था। ये देख वह बाथरूम चला जाता है। तभी आरू को अचानक याद आता है कि पिछले रात अधिराज उसके साथ कितनी गलत तरीके से पेश आया था। ये सोचते ही वह अपना सर तकिए में छुपा औंधे मुंह लेट जाती है। अधिराज जब से फ्रेश आता है तो आरू को ऐसे लेटे देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है। अधिराज ने इस समय हाफ ब्लैक शर्ट और एक फुल लोवर पहना हुआ था। राधिका उसका हमेशा इंतजार करती थी, पर जब से शादी हो गई थी तब से राधिका ने इंतजार करना भी छोड़ दिया और साथ में काका को भी मना कर दिया। ये कह कि अब उसकी पत्नी है। शायद उनका यह एक तरह का दोनों को पास लाने का तरीका था। वही अधिराज जाकर सोफे पर बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है, पर अगले ही पल उसे भूख लगता है। ये देख वह नीचे जाने का सोचता है। तभी उसे याद आता है कि यहाँ का तो नियम है, खाना 10 बजे तक के अंदर में खाना नहीं तो बस बचा खाना वो माता को दे दिया जाता था, क्योंकि रात को खाना रखा नहीं जाता था। ये सोच उसकी नजर आरू पर जाती है तो उसके चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ जाती है। वह आरू के पास जाता है और उसके हाथ पकड़ झटके से उसको उठाकर खड़ा कर देता है। ये होते ही जो आरू कब से उसे इग्नोर कर रही थी, पर इग्नोर करते करते ही उसे नींद आने लगती है। पर अधिराज के ऐसे उठाने पर वह हड़बड़ा कर बोलती है, क्या है। फिर अपने सामने खड़ी दी पर उसकी नजर जाती है तो उसे एक टक देखने लगती है। अधिराज की भी नजर आरू पर ही रहती है। आरू ने इस समय एक फुल लेंथ की मैक्सी पहनी हुई थी जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी अधिराज उसे देख फिर से सोफे पर जाकर बैठता है और बोलता है, जाकर मेरे लिए खाना लेकर आओ। ये सुन तो आरू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह हैरानी से उसे देखते हुए बोलती है, खाना खाना तो नहीं होगा, ये तो आप ही जानते हो। ये बोल अधिराज को देखने लगती है। योजक चिन्ह अधिराज अपने लैपटॉप में देखते हुए बोलता है, यदि खाना नहीं बचा तो जाकर खाना बनाओ। आरू, मैं बनाऊंगी। ये सुन अधिराज उसे अजीब नजरों से घूरते हुए, शायद मैंने तुम्हें यही कहा। ये सुन आरू हथलाते हुए, मेरा मतलब मैं और खाना, व्हाट अ जोक। क्या आपका दिमाग खराब है। ये सुन अधिराज उसे घूरते हुए, मेरा दिमाग एकदम सही जगह पर है। ये सुन आरू बेड पर बैठते हुए, फिर सपने ही देखते रहिए क्योंकि मेरा और खाना बनाने से कोई नाता नहीं है। आपके घर में इतने सारे नौकर पड़े हैं, किसी से भी बनवा लीजिए। ये सुन अधिराज बोलता है, बीवी तुम हो या इस घर के नौकर। ये सुन आरू मुंह बनाते हुए, ये तो अजीब दादागिरी है, मैं नहीं ना बनाने वाली। यह बोल वह बिस्तर पर लेट कंबल से खुद को कवर कर लेती है। ये देख अधिराज बोलता है, तो फिर कल अपने प्रिय सासू मां को जवाब देने के लिए तैयार रहना कि उनका बेटा बिना खाना खाए क्यों सोया। कुछ देर तक सन्नाटा रहता है, कोई आवाज नहीं आता। तभी अधिराज जो अपना चुपचाप काम कर रहा था उसे दरवाजे की जोर से बंद होने की आवाज आती है। उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कोई भी अधिराज की ऐसी स्माइल को देखता तो उस पर फिदा ही हो जाता, या फिर शॉक्ड होकर मर ही जाता है कि अधिराज ऐसी स्माइल भी करता है। आरू जो चुपचाप बिस्तर में लेटी थी वह गुस्से में उठती है और बिस्तर को खुद के ऊपर से फेंक अधिराज को घूरते हुए नीचे चली जाती है। वही अधिराज उसे जाते हुए देखा बोलता है, सिली गर्ल। आरू नीचे किचन में गई थी। वह चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी कि उसे कुछ मिल जाए, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बनाए। मैगी बनाने का सोचा, पर वही बात जानती थी कि अधिराज मैगी नहीं खाएगा और उसकी मेहनत भी वेस्ट हो जाएगी। ये सोच वह सर पकड़कर किचन में खड़ी हो जाती है। उसे आज रोने का मन कर रहा था। आज उसे अपनी मां की याद आ रही थी। मामा काश काश मैं आपकी 2% पर बात मान ली होती, ना बनाती, कम से कम आंखों से देख ली होती कि बनता कैसे क्या है।
तो मैं अपने इस राक्षस पति के लिए कुछ बन पाती। ये सोच वह चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है तो वह दो बड़े बड़े आलू निकलती है और उसको छीनने लगती है। आरू मन ही मन वह बरखा और सौम्या को शाबाशी दे रही थी, क्योंकि जब भी सौम्या की माँ बाप बनारस चले जाते थे तो बरखा और आरू दोनों ही उसके साथ रहते थे। जब दोनों खाना बनाते थे तो बरखा उसे जबरदस्ती सब्जी कटवाती थी, यह बोल कि कम से कम कुछ सब्जी तो कट ही सकती है। आलू को छिलकर लंबे लंबे कट में काटती है और फिर किचन में तेल खोजती है। गैस ऑन करती है और उसे कढ़ाई में डाल उसे आलू को फ्राई कर देती है। उसे जब भी भूख लगती थी तो सौम्या उसे जल्दी में यही बनाकर देती थी, जिससे आरू को भी यह चीज आ चुका था। फिर उसे निकालकर एक ट्रे में रख सौंस रखती है और उसे ढककर उसे ऊपर लेकर चली जाती है। वही अधिराज अपना काम तो कर रहा था, पर उसका एक तरफ दिमाग आरू की तरफ ही लगा था कि वह क्या कर रही होगी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है तो आरू उसके सामने एक ट्रे रख देती है। अधिराज ट्रे देखकर एक नजर आरू को देखता है तो आरू पसीने से लथपथ हो चुकी थी। ये देख अधिराज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह उस खाने को देखता है तो उसमें रखे डिश को देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है। ये देख आरू बोलती है, मुझे ये ना चूहे की जैसे आंखें छोटी करके ना देखो, मुझे जो आया मैंने बना दिया। अब इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अधिराज देखता है कि आलू को लंबे लंबे काटकर फ्राई कर उस पर नमक मिर्च डाला गया था, लेकिन आलू आधे से ज्यादा जले दिख रहे थे, पर कुछ ठीक ठाक भी था और उसने सोच रखा था। तभी आरू जाने लगती है तो अधिराज उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख आरू पीछे देखती है तो अधिराज उसे अपने पास खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है। ये होते ही आरू के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। अधिराज अपने एक हाथों को पीछे से उसकी कमर में डालकर उसे अपनी गोद के बीच बीच अच्छे से एडजस्ट करता है। उसके बाद वह आरू को देखकर बोलता है, मैंने हाथ नहीं धुले। आरू आंखें छोटी कर तो अधिराज उसकी नाक खींचते हुए, तो तुम मुझे खिला दो, और कुछ बोलना चाहती थी पर कुछ बोलती नहीं, और वह फ्रेंच फ्राई को जो कि सबसे ज्यादा जला था उसे उठाकर सॉस में लगाकर अधिराज को खिलाने जाती है और अधिराज खाता जाता है। लगभग 2-3 तो वह गुस्से में खिलाती है, पर देखती है अधिराज बिना किसी रिएक्शन के खाए जा रहा है तो वह अधिराज को गौर से देखने लगती है। वही फिर वह जो कुछ ठीक ठाक बना था उसे लेकर खिलने लगती है। ये देख अधिराज के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, पर वह बहुत जल्द उसे स्माइल को छुपा लेता है। वही लगभग आधा खाने के बाद अधिराज बोलता है, मेरा पेट भर गया। ये क्या पानी पीता है। वही आरू जो उठने लगती है तो अधिराज बोलता है, कहाँ जा रहे हो। आरू उसको अपना हाथ को दिखाती है जिसमें जुठा लगा था। ये देख अधिराज बोलता है, इसे धुलने की क्या जरूरत है। ये सुन आरू कुछ बोल पाती अगले ही पर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि अधिराज ने उसकी उंगलियों को अपने मुंह के अंदर डाल रखा था और वह उसे शक कर रहा था। जहां जहां सॉस लगा था उसे पूरी तरह शक कर रहा था। ये देख आरू के पूरे शरीर में एक अजीब सी बाड़ी में सनसनाहट हो जाती है। वह अपने हाथ खींचने लगती है तो अधिराज फिर से उसके हाथों को उंगलियों को अपने मुंह में डाल सककर उसे गहरी नजरों से देखने लगता है। उसके ऐसा करते ही आरू का शरीर रखने लगता है, क्योंकि यह सब उसका पहला एक्सपीरियंस था और इस तरह की हरकत से उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी ऐंठन होने लगती है, जिसे वह महसूस तो कर पा रही थी पर उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वह अपने दूसरे हाथों को अधिराज से कंधे पर रख हाथ चुराने लगती है, पर अधिराज उसे तो उसे और कसकर पकड़ अपने पास खींच लेता है। अधिराज के ऐसे करने पर ना चाहते हुए भी आरू मौन करने लगती है। आरू इस समय पसीने से तरबतर हो गई थी। अधिराज की इस हरकत पर अधिराज की नजर जैसे ही आरू के पसीने पर जाती है वह समझ जाता है कि उसकी ऐसी फोटो को आरू बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तभी आरू उसको छुड़ाने लगती है, पर अधिराज उसके हाथों को पकड़ अपने मुंह से निकलता है। आरू गहरी गहरी सांस लेने लगती है और अगले पल उसकी सांसें फिर से अटक जाती है। अधिराज उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख देता है। आरू अपनी बढ़ती हुई सांसों को कंट्रोल कर घबराते हुए पूछती है, यह आप क्या कर रहे हैं। अधिराज बेहद धीमी गहरी आवाज में अपने होंठ उसे गर्दन पर फेरते हुए, अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूँ और ये हक है मेरा। ये बोल उसकी गर्दन पर अपनी जीभ फिराने लगता है। यह महसूस होते हैं आरू अपनी आंखें बंद कर लेती है और अनायास ही उसके हाथ उसके बालों में चले जाते हैं। यह महसूस होते ही अधिराज उसे अपनी गोद में उठा लेता है। आरू आते समय ही दरवाजा लॉक करना भूल गई थी, जिस वजह से उन दोनों का ध्यान यह नहीं रहता कि कोई उन दोनों को देख रहा है। आरू उसके सीने से लग जाती है। अधिराज उसे बिस्तर पर लेटाता है और खुद की शर्ट को रिमूव करता है। आरू अपने लंबी लंबी सांस लेते हुए उसे ही देखने लगती है। वह उसे रिजेक्ट करना चाहती थी पर वह कर नहीं पा रही थी। तभी अधिराज अगले ही पल अपने होंठ उसके गर्दन पर रख चुका था और उसके दोनों हाथों को अपनी उंगली में फंसा बैक पर प्रेस करते हुए वह पैशनेटली किस करने लगता है। ये देख डोर पर खड़ी परछाई से कोई और नहीं राधिका थी। उसने आरू को किचन में कुछ बनाते हुए देखा था। ये देख उसे अच्छा लगा था, पर वह ये देखना चाहती थी वह किसके लिए बनाई है। जब वह कमरे में आती है तो देखती है कि आरू अधिराज को खिला रही थी। फिर उसके बाद उन दोनों के लव मोमेंट को देख एक पल के लिए जाने लगती है, पर कुछ सोच चुकती है। पर अब इसके आगे वह नहीं रुकती और वहां से धीरे से दरवाजा चिपका कर चली जाती है। वही अधिराज आरू के गर्दन पर लगातार किस किया जा रहा था, जैसे ये कोई उसकी फेवरेट जगह है। आज न जाने क्यों वह आरू को खुद में समेट लेना चाहता था। आज ऑफिस में मीटिंग के समय जब एक लड़की उसे सेड्यूस करने के लिए आई थी तो उसने कैसे उसे खुद से दूर किया था, क्योंकि उसकी बॉडी एक ऐसे रिएक्टेबल थी कि यदि कोई उसे सेड्यूस करता था तो वह ना चाहते हुए भी बहक जाता था। आज उसके साथ वही हुआ था, पर सिचुएशन आज अलग थी। वह एक शादीशुदा था, इसलिए वह घर पर आता है, पर आरू से अपना ध्यान बांटने के लिए उसे खाना बनाने के लिए बोलता है, पर फिर ना चाहते हुए भी वह आरू में खोता चला जाता है। कैसा ये रिश्ता था जो जबरदस्ती से जुड़ा आज इस मुकाम पर था। एक जो यह शादी करना नहीं चाहता था, जबकि उसके अंदर आरू के प्रति फीलिंग थी कितनी थी ये तो आगे ही पता चलने वाला था। वही आरू जिसकी शादी जबरदस्ती से शादी की गई, वह भी उसे इंसान के प्यार में पड़ने लगी थी। वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। खुद के दिलों में न जाने कितने राज छुपाए थे। तो वही अधिराज जो उसका एक साइड दुनिया के लिए इतना ज्यादा खतरनाक, तो वही आरू के पास आते ही हर रूप उसका बदल सिर्फ एक रूप रहता था। अब कौन सा रूप की सत्यता था ये तो वक्त ही पता चलने वाला था। पर दोनों ही एक दूसरे के साथ और पास रहना चाहते थे। ये दोनों की दिल की करार थी। आगे उनकी जिंदगी में आने वाला है बहुत बड़ा भूचाल। जानने के लिए पढ़ते रहेंगे ये स्टोरी। धन्यवाद। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।